हाँ जी, इसमें आज हम दृश्यकांड चार्ट के बारे में बात करेंगे। दृश्यकांड चार्ट के बारे में D3 के बारे में बात करेंगे। तो उससे हम डिजीजेस को समझने की कोशिश करेंगे। दृश्यकांड चार्ट जो है वो हमारे पुन्यों का चार्ट माना जाता है। और ये दृश्यकांड चार्ट से ये पता चलता है दृश्यकांड चार्ट से ये पता चलता है कि हमारे पूर्व पुण्य कैसे हैं। देखिए, जो दशमांसा चार्ट है, D10 चार्ट है, वो हमारे कर्मों का चार्ट है। जो आजीविका के प्रति या समाज के प्रति जो हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं या अपने परिवार के प्रति हम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, तो किस तरह के हम कर्म करते हैं, उसका चार्ट है D10। D10 से ये पता चलता है कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें हमारी काबिलियत और हमारा पूर्व पुण्य हमें देंगे। और D3 जो चार्ट है वो हमारे पुण्य फल का चार्ट है। वो हमारे वैल्यू सिस्टम का भी चार्ट है, जिसका हमारे इनहेरिटेंस से भी मतलब है कि किस तरह के संस्कारों के साथ में हम लोग पैदा हुए हैं। उन संस्कारों का वहन करते हुए और पूर्व पुण्य जो हमारे साथ में आए हुए हैं, उनके द्वारा हमें कर्म फल क्या मिलना है। और वो कर्म फल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए डिजीजेस के लिए D3 चार्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन कम एस्ट्रोलॉजर्स को ये मालूम होता है कि वो किस तरीके से D3 में यूज करें डिजीजेस को पकड़ने के लिए। वैसे तो जो D3 या दृश्यकांड का चार्ट है वो हमारे थर्ड हाउस को ज्यादा बताता है, थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन को, यानी हमारे सहोदर के बारे में या हमारे सिबलिंग्स के बारे में। वो जैसे कि हर चार्ट है, जैसे आप ये समझिए कि नवमांशा का चार्ट है। नवमांशा का चार्ट आपके ग्रह बल और भाव बल के बारे में बताता है, लेकिन वो प्राइमरली किस लिए देखा जाता है? स्पाउस के लिए। उसी प्रकार से जो डिविजनल चार्ट्स हैं, उनको बनाते समय ऋषि ने ये खास तौर से ध्यान रखा है कि उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। तो जो बेसिक पर्पस है हमारे D3 चार्ट का, वो हमारे सिबलिंग्स से में से संबंधित रिलेशंस के बारे में बताता है। इसके अलावा ये भी बताता है कि हमारे जिस तरीके से हम नवांश से हम ग्रहों का बल और भावों का बल देखते हैं, उसी प्रकार से हम दृश्यकांड के द्वारा ज्यादा एक्यूरेटली हम पकड़ पाते हैं कि ग्रहों का बल क्या है और भाव का बल क्या है। और इसी वजह से जो हमारा दृश्यकांड चार्ट है उसे थर्ड इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ऋषि पाराशर ने बनाया है। यानी कि पहला जो चार्ट है वो D1 है, राशि का चार्ट। दूसरा चार्ट नवमांशा का है। तो राशि के चार्ट को 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, नवमांशा के चार्ट को 5 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं दृश्यकांड चार्ट को। यानी ये थ्री इन ऑर्डर हैं जो एक दूसरे के बाद में आते हैं। तो उसका मतलब इस चार्ट को, चूंकि इसी इंपॉर्टेंस की वजह से दृश्यकांड चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है, न केवल नेटल हॉरोस्कोपी में प्रिडिक्शंस करते समय, तथा इसको इस्तेमाल किया जाता है इवन हुरारी में भी। और हुरारी में भावों का बल, हुरारी का मतलब प्रश्ना कुंडली जो है, वो चाहे हुरारी केपी की हो या हुरारी पाराशरी हो, उन दोनों में ही किसी भी भाव के बल का आंकलन दृश्यकांड चार्ट से होता है। केपी सिस्टम में भी जो केपी के अब जो है जिन्होंने मॉडर्न एम्बेडेड किया है, जो कि पाराशरी के जानकार थे और उसके अलावा वो केपी के भी जानकार हो गए हैं, आज वो केपी को इसके फलित को निकालने के लिए D3 चार्ट का इस्तेमाल बखूबी करते हैं, ग्रहों के भावों के बल को समझने के लिए और ग्रहों के बल को समझने के लिए। तब वो कोई उचित प्रिडिक्शन कर पाते हैं। और पाराशरी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ग्रह बल और भाव बल को देखने के लिए, सहोदर यानी कि आपके सिबलिंग से रिलेशनशिप को देखने के लिए। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये काफी प्रयोग में आता है। यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में दृश्यकांड चार्ट को, अगर कोई अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है तो वो दृश्यकांड चार्ट का अध्ययन जरूर करता है,
क्योंकि वही बॉडी के उन पार्ट्स के बारे में बताते हैं जिन पार्ट्स में किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि दृष्टिकांत चार्ट से हमें दिखेगा क्या क्या, तो दृष्टिकांत चार्ट से हमको, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दृष्टिकांत चार्ट का जो बेसिक पर्पस है वो तो हमारे सिबलिंग्स के बारे में समझने के लिए है। तो ये बताता है कि क्या क्या, क्या नंबर्स होंगे सिबलिंग्स के, उनका वेलफेयर, उनको वो कितने खाते पीते या कितने समृद्ध होंगे। इसी प्रकार से वो उनकी प्रॉस्पेरिटी को बताता है, सिबलिंग से रिलेशनशिप को बताता है। दूसरा वो ये बताता है कि एक व्यक्ति जो जातक स्वयं प्रॉस्पेरिटी की तरफ, जो समृद्धि की तरफ बढ़ता है, वो समृद्धि की तरफ वो किस तरह के कामों के द्वारा बढ़ रहा है, यानी कि क्या वो नोबल वर्क कर रहा है या क्रिमिनल वर्क कर रहा है, वो किस तरह के काम कर रहा है। वो देशकांड का लगन और लगन का स्वामी ये बताता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के कामों से उसको फायदा होने वाला है और समृद्धि उसको मिलने वाली है। तीसरा जो देशकांड चार्ट है वो एक व्यक्ति के पोटेंशियल्स को क्यों बताता है, क्योंकि ये पूर्व में भी इसमें से दिखते हैं। यानी इसमें जो है एक व्यक्ति की आत्मा का हाल, उसकी जीवात्मा और परमात्मा, इन सब का एक सम्मिलित स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसलिए देशकांड चार्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो साफ साफ ये बताता है कि एक व्यक्ति के अंदर काम करने और जीवन के अंदर कुछ लिखने के लिए, लिखने का मतलब है कि वो ऐसा काम करे कि उसका नाम हिस्ट्री में जाए। तो इस प्रकार की क्या उसके अंदर एक पोटेंशियल क्या उसके अंदर है। इसीलिए आप जितने भी स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, कभी भी आप सेलिब्रिटी चार्ट्स में दृष्टिकांड को क्यों देखते हैं, क्योंकि दृष्टिकांड ही आपको ये बताता है कि कितना बलवान दृष्टिकांड है उस सेलिब्रिटी का। तो मैंने आपको जो डिविजनल चार्ट जिन्होंने मेरे साथ किए थे उनको मैंने इस तरह के एग्जाम्पल दिखाए थे सेलिब्रिटी चार्ट्स के, तो उसमें दृष्टिकांड की मजबूती दिखाई थी कि दृष्टिकांड जो है बहुत रिफ्लेक्टिव चार्ट है, यानी बड़े आसानी से पढ़े जाने वाला चार्ट है। और वो साफ साफ बताता है एक व्यक्ति का पोटेंशियल, उसके ग्रहों का बल, उसके भावों का बल कितना है और कितना वो काम करने में सक्षम है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दृष्टिकांड से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति को किस तरह की बीमारियां होंगी। वो बीमारियां क्रॉनिक होंगी, कॉन्जेनाइटल होंगी, यानी कि बाई बर्थ होंगी, या उसको छोटी बीमारियां होंगी, वो उन पे विदित होगा, या वो उन बीमारियों में सकम कर जाएगा। इसीलिए टाइमिंग और नेचर ऑफ डेथ को बताने के लिए D3 से अच्छा चार्ट कोई नहीं है, जिसके द्वारा साफ ये पता चलता है। अभी जब मैं आपको इस बात को समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। आप सभी वाकिफ हैं 22वें दृष्टिकांड या खरेज से, तो उस बारे में हम बात करेंगे किस तरह से नेचर ऑफ डेथ एंड टाइमिंग ऑफ डेथ D3 चार्ट के द्वारा बड़ी आसानी से निकल के आता है। इसी प्रकार से कोई भी काम की शुरुआत व्यक्ति करता है, वो भी D3 चार्ट बताता है कि वो कोई नया इनिशिएटिव वो कब लेगा। अगर उसने एक ब्यूटी पार्लर शुरू करना है, या उसने एक फैक्ट्री लगानी है, या उसने कोई नया काम करना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बीट करते हुए उसको किसी गवर्नमेंट के जॉब में या प्राइवेट सेक्टर की जॉब में उसको जाना है, तो वो कौन सा इनिशिएटिव किस समय पे वो करेगा जिससे उसको फल अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति की जर्नी के बारे में भी D3 चार्ट डिटेल में बताता है। उस वो कब एक व्हेन इज ही गोइंग टू अंडरटेक ए जर्नी टू वन प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सारी बातें भी D3 चार्ट से पता चलती हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को अगर लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि डिजीज है तो डिफिकल्टीज है, लिटिगेशन है, यानी कि उन सब बातों को भी D3 चार्ट बताता है। किसी आदमी की इलनेस को बताता है तो साथ में एक्सीडेंट्स को भी बताता है, और टाइमिंग ऑफ एक्सीडेंट्स को बताता है। इवन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में भी D3 चार्ट से पता चलता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ नेटल चार्ट को और D3 चार्ट को और D9 चार्ट को अगर आपने मास्टर कर लिया, तो आपसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं होगा। अगर आप जो है राशि चार्ट को पढ़ना समझ गए, अगर आप सिर्फ 3 ही इन चार्ट्स पे अगर आप कंसंट्रेट करें दशा के द्वारा, दृष्टिकांड चार्ट में और नवमांश चार्ट और राशि चार्ट में, और उसमें अगर आप मास्टरी हासिल कर लें,
तो आप बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन अपने दे सकते हैं एक आदमी के इनिशिएटिव को लेके। जैसे मैंने आपको बताया कि दृष्टिकोण से आप क्या क्या देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कोई बात ऐसी नहीं है जो इसमें छूटी हो। मतलब जीवन के अंदर जीवन पर्यंत जो भी व्यक्ति के जीवन में अनुभव होते हैं, चाहे वो रोग स्वयं का हो या रोग उसके परिवार के सदस्यों के हो, अगर उसे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े या डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो वो चीज भी D3 चार्ट से निकल के आती है। अब D3 चार्ट का कैलकुलेशन बड़ा इजी है, उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर पे निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो दृष्टिकांड है, 3 दृष्टिकांड होते हैं। राशि आप जानते हैं, राशि का स्पैन 30 डिग्रीज का है, उसके 3 दृष्टिकांड होते हैं। पहला दृष्टिकांड, उसका पहला जो पार्ट है वो 10 डिग्री तक है, 0 से 10 डिग्री। दूसरा दृष्टिकांड 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है, और तीसरा दृष्टिकांड 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है। यानी कहने का मतलब है, इसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर 10 डिग्री से अगर 1 सेकंड भी आगे हो गया तो वो दूसरे दृष्टिकांड में आ जाएगा, इसलिए 10 से 20 को दूसरा दृष्टिकांड कहते हैं। और जो तीसरा दृष्टिकांड है वो 20 से 30 है, यानी 20 डिग्री के बाद में अगर 2 सेकंड भी या 1 सेकंड भी आगे हो गया तो उसका मतलब वो तीसरे दृष्टिकांड में फॉल करेगा। अब कैलकुलेशन इतनी इजी होती है कि आपने सबसे पहले लग्न का निर्धारण करना होता है। तो जो कुंडली है, कुंडली की डिग्रीज देखी जाती है, लगन की डिग्री। अगर लगन 0 से 10 डिग्री के अंदर है, यानी कहने का मतलब 9 डिग्री 59 मिनट और 55 सेकंड है या 59 सेकंड है, 9 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड है, यानी अभी 10 डिग्री या 10 डिग्री तक है, या 10 डिग्री तक है, 10 डिग्री 1 सेकंड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लगन अगर मेष लगन है और वो 10 डिग्री तक का है, तो इसका मतलब है कि जो दृष्टिकांड बनेगा वो मेष का बनेगा। लगन अगर वृष का है और 10 डिग्री तक का लगन है, तो कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, दृष्टिकांड वृष का बनेगा। अगर लगन मिथुन लगन का है और 10 डिग्री तक है 0 से, तो इसका मतलब मिथुन का दृष्टिकांड बनेगा। ये बात समझ लीजिए। अब उसके बाद कैलकुलेशंस की जरूरत होती है सेकंड दृष्टिकांड से। दृष्टिकांड अगर लगन या कोई भी ग्रह 10 डिग्री से ऊपर का है और 20 डिग्री तक का है, तो वो वहां से फिफ्थ मूव होगा। यानी अगर वो मेष का है, मेष लगन का जातक है, और उसके लगन की डिग्री 10 डिग्री 1 सेकंड है और 20 डिग्री तक का लगन है, तो इसका मतलब उसका दृष्टिकांड किसका बनेगा? सिंह का, लियो का। वहां से 5 मूव होगा वो। अगर सपोज एक व्यक्ति जो है वृष लगन का है और 0 से 10 डिग्री तक का लगन है, तो उसमें मूवमेंट नहीं होना है, वो वृष का ही दृष्टिकांड बनेगा। लेकिन अगर उसका वृष में अगर उसका लगन 10 डिग्री से ऊपर होके 20 डिग्री के अंदर है, तो इसका मतलब लगन कहां जाएगा? 2 नंबर से 5 आगे, यानी 6 नंबर का लगन बनेगा, यानी कि कन्या का लगन बनेगा। मिथुन अगर है किसी का लगन और 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, तो वो कहा जाएगा? मिथुन से 5 आगे। 5 आगे का मतलब तुला, 3 4 5 6 7, यानी कि तुला लग का वो दृष्टिकांड बनेगा। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद आता है तीसरा दृष्टिकांड। जो तीसरे दृष्टिकांड का मतलब है कि लगन अथवा कोई भी ग्रह अगर तीसरे दृष्टिकांड का है, तो इसका मतलब है कि उसकी डिग्री होनी चाहिए 20 डिग्री से ऊपर और 30 डिग्री के अंदर, क्योंकि 30 डिग्री के बाद वो राशि बदल देगा। आप जानते हैं कि 30 डिग्री से ऊपर का कोई भी ग्रह होगा तो उस राशि से वो अगली राशि में चला जाएगा। तो 30 से ऊपर तो हो नहीं सकता, 20 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 20 डिग्री 1 सेकंड का ही अगर हो या 20 डिग्री 1 मिनट का हो, मैं तो 1 सेकंड कह रहा हूं, आप उसको 1 सेकंड ही मान के चलिए। 20 डिग्री से जरा सा ऊपर हो गया तो तुमको तीसरे दृष्टिकांड का होगा। तो फिर वो अपनी स्थिति से नवम में जाएगा। अगर मेष लगन का जातक है और उसकी डिग्री 20 डिग्री 1 सेकंड की है और 30 डिग्री के अंदर में वो लगन है, तो मेष से वो कहा जाएगा? धनु के अंदर, यानी दृष्टिकांड बनेगा धनु। अगर 2 नंबर का लगन है यानी वृष का लगन है, तो वो कहा जाएगा?
20 डिग्री से 30 डिग्री का अगर लगन है तो जाएगा मकर में, 2, 6, 10। अगर 3 नंबर का लगन है तो वो कहाँ जाएगा, 3, 7, 11 यानी 11 नंबर पे। 4 नंबर का अगर लगन है और वो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो वो कहाँ जाएगा, 4, 8, 12 यानी कि दूसरे देशकांड का होगा तो 8 नंबर पे जाएगा, तीसरे देशकांड का होगा तो 12 नंबर का लगन देशकांड का बनेगा। वेरी सिंपल। अब यही बात सभी ग्रहों के ऊपर भी आधारित है। जैसे किसी का सूर्य कर्क का है और वो तीसरे देशकांड का है यानी 20 डिग्री से ऊपर का है, तो सूर्य कहां पोस्ट होगा 4 नंबर से 12 नंबर पे पाइसेस में जाके देशकांड के अंदर। कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि 3 ही देशकांड हैं और वो त्रिकोणों में चलते हैं, यानी अपने से त्रिकोण में चलेंगे। आपको मालूम है ये जो राशियों को तत्व पे आधारित जो बांटा गया है, फायरी एलिमेंट्स की या अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9 है, तो दृष्टांत भी 1, 5, 9 पे चलेगा। पहले दृष्टांत का 1 नंबर पे, दूसरे दृष्टांत का 5 नंबर पे, तीसरे दृष्टांत का लगन होगा तो 9 नंबर पे। ग्रह अगर पहले दृष्टांत का है और 1 नंबर पे बैठा है तो वहीं रहेगा। अगर दूसरे दृष्टांत का 1 नंबर पे बैठा है तो 5 नंबर या लियो में जाएगा। तीसरे दृष्टांत का है 20 डिग्री से ऊपर का है तो वो 9 नंबर या सैजिटेरियस या धनु में जाएगा। बस इतना सिंपल इसका कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन समझना जो है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक्चुअल में विद्वान बनने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर पे आदमी ने अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए और उसने रूट तक जाके सब्जेक्ट को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अब दिनेशकांड के अंदर आपको कैसे पता चलता है कि इस आदमी ने पूर्व पुण्य अच्छे किए हैं और इसको जीवन के अंदर मान सम्मान, अच्छी पोजीशन और समृद्धि मिलनी है। इसमें जो होता है लगन को व्यक्ति की आत्मा कहा जाता है। देशकांड में लगन से उस व्यक्ति की आत्मा के बारे में पता चलता है कि वो कितनी संत आत्मा है, कितनी प्योर आत्मा है। और जो पंचम भाव है, चूंकि वो बच्चे का भाव माना जाता है, संतान का भाव माना जाता है, तो वो जीवात्मा का भाव है। वहां पे बच्चे के अंदर आत्मा का संचार होता है। यानी बच्चा जब फर्स्ट क्राई लेता है तो आत्मा उसके अंदर, उसको तीसरे महीने के बाद से उसका हार्ट जब बीट करने लगता है तो उसके अंदर आत्मा संचित हो जाती है। तो जो संचार आत्मा का है उसे जीवात्मा बोलते हैं, पंचम भाव के देशकांड के स्वामी को। और जो 9th हाउस है वो परमात्मा का भाव है, जो कि D1 या राशि के चार्ट में भी परमात्मा का ही भाव है। अगर ये 3 के 3 आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, यानी प्रथम भाव देशकांड का यानी लगन का भाव देशकांड का, पंचम का भाव देशकांड का और नवम का भाव देशकांड का, अगर ये आपस में कनेक्टिविटी बनाते हैं किसी भी देशकांड चार्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्म में परमात्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। वो जीवन के अंदर बहुत अच्छा करने वाला है, वो बहुत समृद्धशाली होने वाला है। और वो जो एस्पायर करेगा, जो इच्छा करेगा जीवन में बनने की या प्राप्त करने की, वो सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण होंगी। अब हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ये देशकांड का चार्ट है, ये बॉडी के को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देशकांड को देखेंगे, 2 डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। अभी मैं आपके सामने एक टेम्पलेट भी रखूंगा, उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मुंह से समझाने से उतना नहीं समझ में आएगा। देशकांड में जो पहले देशकांड में पहला जो देशकांड होता है, वो फर्स्ट देशकांड में जितने भी ग्रह हैं, पहला देशकांड क्या बताता है कि व्यक्ति के हेड या स्कल से लेकर और उसके माउथ तक का जो पोर्शन है, स्कल से माउथ तक का जो फेस का जो पोर्शन है, वो पहले देशकांड के अंदर आता है। जो सेकंड देशकांड है उसमें व्यक्ति के नेक से शुरू होता है और जहां पे आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड कटी है, यानी नेवल का जो पोर्शन है, नेवल उसे कहते हैं, जहां पे आपका प्लेसेंटा
माता से जुड़ा हुआ था, वो नेवल का पोर्शन है। नेक से लेकर नेवल का पोर्शन सेकंड देशकांड के अंदर आता है। यानी कहने का मतलब जो भी ग्रह आपका सेकंड देशकांड का है, वो अगर कोई तकलीफ आपको देगा या किसी भी व्यक्ति को देगा, तो वो नेक से नीचे और नेवल से ऊपर। तो उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से आ गए? आपके लंग्स आ गया, आपके हार्ट आ गया, हिप्स आ गए, इसके अलावा जो है स्टमक आ गया। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बात देखिए, बात को यूं समझिएगा कि जिस जातक की कुंडली का अवलोकन हो रहा है या विवेचना हो रही है, उसे आपको यूं समझना होगा कि अगर ग्रह कोई मेलेफिक प्लैनेट प्रथम दृष्टिकांड का है, तो वो स्कल से और फेस के चिन्ह तक का वो पोर्शन बताएगा। इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टिकांड में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट्स अगर हैं, 5 मेलेफिक्स आप जानते हैं, सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। अगर ये प्रथम दृष्टिकांड के हैं, तो व्यक्ति के स्थल से लेकर उसके चिन्ह तक में को रोक देने में सक्षम है। और अगर कोई दूसरे दृष्टिकांड में मेलेफिक्स हैं, तो वो व्यक्ति के नेक से प्रारंभ होकर और नेवल के पोर्शन तक, नेवल का मतलब जहां पे आपकी नाड़ी आती है, जहां से नाड़ी कटती है, वहां तक के पोर्शन को वो डिफाइन करते हैं। यानी उससे संबंधित ऑर्गन्स में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा जो दृष्टिकांड होता है, वो नेवल से नीचे, यानी कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, पेल्विक का पोर्शन है, जिन्हें आप कूल्हे कहते हैं, कूल्हे का पोर्शन है, लेग्स का पोर्शन है, पटेला का पोर्शन है, यानी कि जो नी कैप्स का पोर्शन है, काफ मसल्स का पोर्शन है, और फीट का पोर्शन है। ये थर्ड दृष्टिकांड के अंदर आता है। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट अगर तीसरे दृष्टिकांड के अंदर होगा, तो वो नीचे के पोर्शंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका बड़ा आसान है कि जो पापी ग्रह हैं, वो पापी ग्रह जिस दृष्टिकांड के अंदर आते हैं, उस दृष्टिकांड से आने वाले ऑर्गन्स को एफ्लिक्ट करेंगे, यानी उनको प्रभावित करेंगे। और बेनिफिक प्लैनेट्स अगर आएंगे उस दृष्टिकांड में, तो उनको वो नर्चर करेंगे, यानी कि उनका नॉरिशमेंट करेंगे। उन ग्रहों की वजह से, बेनिफिक प्लैनेट्स की वजह से, वो जो ऑर्गन्स बॉडी के हैं, जिस दृष्टिकांड में वो आएगा, वो ऑर्गन सुचारू रूप से काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे। अब इसके बाद एक नियम ये होता है कि पहले से छठे हाउस तक के जो जो प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स या बेनिफिक प्लैनेट जो दृष्टिकांड कुंडली के अंदर आते हैं, पहले भाव से छठे भाव के, वो किस तरह की डिजीजेस को बताते हैं? इनहेरेंट डिजीजेस को, इंटरनल हेरिडिटरी डिजीजेस को, ऐसी बीमारियों को। अगर वहां पे कोई फंक्शनल मेलेफिक है या नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट अगर है, पहले से छठे हाउस दृष्टिकांड के, तो वो किस तरह की डिजीजेस को बताएगा? हेरिडिटरी डिजीजेस को। यानी कि वो माता पिता से या पितामह मातामह से, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से, या मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से बोरो की हुई डिजीजेस, जिन्हें हम इनहेरिटेड डिजीजेस कहते हैं, उन इनहेरिटेड डिजीजेस को बताता है। कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अगर देशकांड कुंडली के अंदर प्रथम से छठे भाव तक आता है, अथवा कोई भी फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट, जिसमें कि बेनिफिक प्लैनेट भी फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं कुंडलियों में। आपको मालूम है कि गुरु के लग्नों में शुक्र अत्यंत पापी है, और शुक्र के दोनों लग्नों में गुरु अत्यंत पापी है। यानी कहने का मतलब है फंक्शनल मेलेफिक्स हैं। तो ये फंक्शनल मेलेफिक्स प्लैनेट अगर आएंगे, या नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स अगर आएंगे पहले से छठे हाउस तक में, तो बताएंगे ये बोरोड डिजीज है फ्रॉम दी एंसेस्टर्स, यानी हेरिडिटी परेशानी इस व्यक्ति को है। और अगर वो 7वें भाव से 12वें भाव तक अगर मेलेफिक आ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि एक व्यक्ति की कोताही से उसको बीमारी हो रही है। कोताही क्या हो सकती है? डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने कहा भाई आप ओबीज हैं, आप खाना कम खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, उसने नहीं किया, बहुत मोटापा बढ़ गया।
उसके जो है हार्ट में क्लॉगिंग है, डॉक्टर ने कहा कि तला भुना ये सब मत खाओ, तुम्हें नुकसान होगा तला फ्राइड वगैरह से, उसने नहीं माना। डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा लिवर जो है वो फैटी है, तुमको ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए या तुमको जो है स्मोक नहीं करना चाहिए, नहीं माना। इसका क्या मतलब हुआ? ये व्यक्ति की खुद के द्वारा की गई कोताही से आने वाले रोग को बताता है। दृष्टांत में सप्तम भाव से द्वादश भाव के बीच में मेलेफिक या फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का बैठना। और ये जो फंक्शनल मेलेफिक्स हैं, ये आपको D1 या राशि चार्ट से निकालने होते हैं। अब मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूं, उससे आपको चीज जो है ज्यादा पकड़ में आएगी। अब ये जो है एफ्लिक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी को समझने का अब ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। पहला तरीका बहुत आसान है कि जो पहला दृष्टिकोण है वो स्कल से लेकर चिन तक बताता है, माउथ तक बताता है। दूसरा दृष्टिकोण आपके नेक से लेकर और आपके नेवल एरिया तक बताता है। और तीसरा दृष्टिकोण और उसमें तीसरे दृष्टिकोण के ग्रह आपके नेवल एरिया से लेकर और फीट, सोल ऑफ द फीट तक बताते हैं। अब एक दूसरा तरीका ये है कि प्रथम दृष्टिकोण के अंतर्गत 0 से 10 तक जो फर्स्ट हाउस है वो हेड को बताएगा, सेकंड दृष्टिकोण में वो नेक को बताएगा और थर्ड दृष्टिकोण में वो पेल्विस पोर्शन को बताएगा, प्रथम हाउस। अब इसे इसे हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं? बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है कि लगन किस दृष्टिकोण का है वहां से गिनती शुरू होगी। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का लगन अगर 0 से 10 डिग्री का है तो उसके ऊपर ये टेबल पहले लागू होगी हाउसेस की। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट हाउस से हेड देखा जाएगा, दूसरे हाउस से राइट आई देखी जाएगी, तीसरे हाउस से राइट ईयर देखा जाएगा, चौथे हाउस से राइट नॉस्ट्रल देखा जाएगा, पांचवें हाउस से राइट चीक देखा जाएगा, छठे हाउस से जो है राइट जॉ 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 देखा जाएगा, जबड़ा देखा जाएगा, और सातवें हाउस से माउथ देखा जाएगा। उसके बाद जो प्लैनेट्स उसके दूसरे दृष्टिकोण के हैं उनके लिए जो दूसरा चार्ट बनेगा उसमें वो प्रथम हाउस से उसका नेक देखा जाएगा, दूसरे से राइट शोल्डर, तीसरे से राइट आर्म। बहुत मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि ये जो ऑर्डर ऑफ काउंटिंग होगा, अगर व्यक्ति का लगन अगर 0 से 10 डिग्री का है तो ये जो पहला वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट पोर्शन फर्स्ट लगेगा और उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब व्यक्ति का जो जन्म का लगन है वो दूसरे दृष्टिकोण का है, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री का है। तो पहला जो पोर्शन होगा वो ये हो जाएगा, फर्स्ट विल बी दी सेकेंड डिकेनेट। फर्स्ट के बाद सेकंड ये आ जाएगा थर्ड वाला, और थर्ड डिकेनेट में फर्स्ट डिकेनेट का आ जाएगा। अभी 3 टेबल यहां नहीं बनाई गई हैं। अगर इसी को 3 टेबल्स में अलग अलग डाल दिया जाता तो ये आपको ज्यादा आसानी से समझ में आता। लेकिन आप इसे इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये डिकेनेट की जो टेबल बनी है रोगों में आने इन्वॉल्व होने वाले अंगों की, वो क्या है कि ये फर्स्ट दृष्टिकोण का के व्यक्ति की बनी है। अगर फर्स्ट दृष्टिकोण है तो पहले दृष्टिकोण में ये आएगा जो फर्स्ट हाउस, सेकंड दृष्टिकोण में सेकंड हाउस, और थर्ड दृष्टिकोण में थर्ड हाउस। लेकिन अगर व्यक्ति का जन्म अगर सेकंड डिकेनेट में हुआ है, यानी 10 से 20 डिग्री का उसका लगन है, तो ये पहला डिकेनेट बनेगा फर्स्ट, यानी पहला ये बनेगा। इसका मतलब है कि उसके फर्स्ट हाउस से नेक देखी जाएगी, उसके सेकंड हाउस से उसके ये 20 से 30 डिग्री के जो भी प्लैनेट्स होंगे वो पेल्विस में आएंगे फर्स्ट हाउस में। पहला ये हो जाएगा सेकंड नंबर का, दूसरा हो जाएगा थर्ड नंबर का, और तीसरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। अगर उस व्यक्ति का जो जन्म है, जन्म का लगन उसका 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो ये जो थर्ड डिकेनेट है ये पहला बन जाएगा, ये फर्स्ट डिकेनेट बन जाएगा, ये पहला बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा ये वाला फर्स्ट डिकेनेट वाला, और तीसरा बन जाएगा सेकंड डिकेनेट वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके ग्रह
मतलब फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, वो पेल्विस से शुरू होंगे, उसकी काउंटिंग पेल्विस से होगी। उसके बाद काउंटिंग जो है वो नेक्स्ट जो डिकेनेट में जो प्लैनेट्स आएंगे वो हेड से काउंट होंगे और उसके बाद में नेक से काउंट होंगे। ये है। ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले आप ये बताइए। जी सर, क्लियर है? क्लियर है सर। क्या क्लियर हुआ आपको, बताइए। क्लियर ये है कि जैसे तीन देश कान अलग अलग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम्म। अगर किसी भी जातक का फर्स्ट देश कान में अगर वो आता है, D3 का फर्स्ट देश कान आता है, तो उसको फर्स्ट हाउस से देखेंगे, जो भी आपने फर्स्ट हाउस का जो भी सिग्निफिकेट बताया वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट देश कान फर्स्ट हाउस से वो जो आपने बताया वो चीजें हैं। हाँ, मतलब कहने का सेकंड मतलब है हाउस। कि अगर ग्रह अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री का अगर होगा प्रथम भाव में, तो वो ग्रह क्या बताएगा, कौन से बॉडी का पोर्शन बताएगा जो सेकंड टेबल में आ रहा है। जी अगर ग्रह जो है 20 से 30 डिग्री का होगा, तो प्रथम भाव से ही वो बॉडी का ऑर्गन आएगा जो तीसरे दृष्टांत में है। जी जी ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर द्वितीय दृष्टांत में पैदा हुआ है, तो सेकंड दृष्टांत के अंदर 0 से 10 डिग्री में जो भी प्लैनेट आएगा वो वो सेकंड टेबल पे चलेगा, वहां से शुरू होगा। 10 से 20 वाले हमारे थर्ड टेबल पे चलेगा और फर्स्ट टेबल पे चलेगा 20 से 30 में। इसके तीन हम्म, इसके आपको तीन बनाने पड़ेंगे, मतलब तीन अलग अलग। मैंने जो है सिंगल बनाया है सिर्फ ये समझाने के लिए आपको कि प्रथम दृष्टांत, द्वितीय दृष्टांत और तृतीय दृष्टांत उस व्यक्ति के केस में जिसका लगन 0 से 10 डिग्री का है। सर थोड़ा अब सा हम्म। सर कुछ पूछ लें सर। हाँ, पूछो। सर जैसे कि हमने ये कर लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये हम्म। हमने कर लिया कि पहला दृष्टांत, दूसरा या तीसरा दृष्टांत। हम्म। अगर हमारा लगन है तो हमने उसी हिसाब से हमारा वो डिग्री में फॉल कर लेगा कि या तो पहला है तो उसी तरीके से लगन बनेगा D3 का पहला। 1 2 3 चलेगा। और अगर हम पांचवें भाव आगे चले जाएंगे, अगर नहीं नहीं 20 नहीं to नहीं नहीं 30। नहीं, यहाँ पांचवे की बात नहीं है, ये तो दृष्टांत चार्ट की बात हो रही है। अब तो आप कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हमने सर कैलकुलेशन कर लिया। अब जो हमारे पास तीन कॉलम्स में आपने जैसे अभी दिखाया सर, तो हम्म। अगर दूसरे दृष्टांत से लगन बन रहा है D3 का, तो हम हम्म। सेकंड कॉलम को ही देखेंगे फिर उस बंदे के। आप सेकंड कॉलम को जो देखेंगे ना, वो पहले दृष्टांत को मान के चलेंगे। सेकंड ठीक है। कॉलम आपका पहला दृष्टांत बन जाएगा और थर्ड कॉलम आपका दूसरा दृष्टांत बन जाएगा और जो तीसरा दृष्टांत है वो पहला कॉलम बन जाएगा। जो भी ग्रह वहां से शुरू हो जाएगा। वो वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि उस सेकंड वाले कॉलम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वो तो फर्स्ट। इसका मतलब जितने भी प्लैनेट्स आपके 0 से 10 के हैं वो सेकंड कॉलम में फॉल करने वाले हैं। 20 से 30 वाले वो आपके थर्ड कॉलम में फॉल करने वाले हैं। सॉरी, 10 से 20 थर्ड कॉलम में फॉल करने वाले हैं और 20 से 30 फर्स्ट कॉलम में फॉल करने वाले हैं। बस ये सिंपल है। ठीक है। इसका मतलब तीन चार्ट बन गए। एक, पहला सबसे पहले जो निर्धारण करना है वो लगन से करना है। अब लगन से आपने चार्ट को निर्धारित कर लिया कि आपका चार्ट कहां से शुरू होने वाला है, और ऑर्गन नहीं बदलने वाले। ऑर्गन नहीं बदलने वाले, इसका मतलब ऑर्गन नहीं बदलेंगे का क्या मतलब हुआ कि अगर वो थर्ड कॉलम में अगर पेल्विस लिखा है यानी कूल्हा लिखा हुआ है, तो 0 से 10 का कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वो कूल्हे को अटैक करेगा। प्रथम हाउस में, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ। अगर प्रथम दृष्टांत से अगर शुरुआत हो रही है तो वो हेड को जाके वो अटैक करेगा, और अगर वो दूसरे दृष्टांत का है तो वो नेक को अटैक करेगा। एक मिनट मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये देखिए, अब आपने जो है जो दृष्टांत बनाना है अपनी कुंडली के अनुसार आपने बनाना है। आपकी कुंडली में आपका दृष्टांत प्रथम दृष्टांत है कि द्वितीय है कि तृतीय है। अगर तृतीय है तो तृतीय आपका पहला बन जाएगा। अगर आप
आपकी डिग्री, अगर लगन की डिग्री 20 से 30 डिग्री की है तो तृतीय दृष्टिकांड ही आपका पहला दृष्टिकांड बन जाएगा। अब जितने भी ग्रह पहले दृष्टिकांड के होंगे वो फर्स्ट हाउस में पेल्विस को बताएंगे, सेकंड हाउस में इंटरनल जेनाइटल्स को बताएंगे, थर्ड हाउस में राइट टेस्टिकल को बताएंगे, फोर्थ हाउस में राइट थाई को बताएंगे, फिफ्थ हाउस में राइट नी को बताएंगे, उसके बाद सिक्स्थ हाउस से राइट काफ को बताएंगे, सेवंथ हाउस से लेग्स एंड फीट को बताएंगे। यानी कि ये ज्यादा इंटरनल एग्जामिनेशन हो गया, ये डायग्नोस्टिक टाइप का हो गया कि कभी कभी आदमी को आश्चर्य होता है कि मेरा मेलेफिक तो 7वें हाउस में बैठा है, मेरा मेलेफिक प्लेनेट तो मेरे दूसरे हाउस में बैठा है, उसने मुझे इंटरनल जेनाइटल्स की प्रॉब्लम क्यों दे दी? क्योंकि उसका लगन जो है तीसरे दृष्टिकांड का है। अब समझ में आई बात? अब सपोज वो सेकंड दृष्टिकांड का है तो राइट आई को बताएगा दूसरे हाउस से। सर हाँ सर, ये यहाँ तक तो मुझे समझ में आया कि दृष्टिकांड बन गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपने दृष्टिकांड को बॉडी के 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। ये जो लास्ट में लाए हैं आप, जिसको आपने समझाने की कोशिश करी है, तो सर ये तो मेरे तो समझ में नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दें। सर कोई पहला नहीं लेते हम लोग, क्योंकि पहला तो वहीं से चालू हो जाएगा। हम लोग सेकंड या थर्ड को पकड़ते हैं सर, कोई भी एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। ठीक है, जैसे सेकंड डिकेनेट है। सेकंड डिकेनेट का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अगर सेकंड डिकेनेट में उसका लगन पड़ रहा है, कहने का मतलब है उसका लगन की डिग्री 10 से 20 डिग्री में 10 से 20 है, तो उसका जो प्रथम जो भाव होगा, प्रथम भाव में पहले दृष्टिकांड, ये पहला दृष्टिकांड अब उसका बन गया, ये दूसरा दृष्टिकांड बन गया, ये तीसरा बन गया। अब ये जो डिग्रीज है ना, ये डिग्रीज जो है शिफ्ट हो गई। ये 0 से 10 यहां आ गया, 10 से 20 यहां आ गया, 20 से 30 कहां आएगा? यहां आएगा पहले वाले में। आप समझ गए? आप तभी मैं आपसे कह रहा था कि ये 3 चार्ट अगर आप बनाएंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैंने एक चार्ट बनाया है, लेकिन आप लोग अपने होमवर्क में 3 अलग अलग चार्ट बना लीजिएगा कि व्यक्ति का जन्म अगर प्रथम दृष्टिकांड का है तो उसका चार्ट किक का फ्लो कैसे होगा फर्स्ट हाउस का। जितने भी ग्रह मेलेफिक प्लैनेट्स उसके 0 से 10 डिग्री के होंगे तो वो पहले हाउस में हेड को बताएंगे, दूसरे हाउस में बैठे हुए राइट आई को बताएंगे, तीसरे हाउस में राइट ईयर को बताएंगे, चौथे हाउस में राइट नॉस्ट्रिल को बताएंगे, पांचवें हाउस में राइट चीक को बताएंगे, छठे हाउस में राइट जॉ को बताएंगे, सातवें हाउस में माउथ को बताएंगे। उसके बाद जो दूसरे दृष्टिकांड के जो ग्रह होंगे वो पहले हाउस में अगर बैठे होंगे, ग्रह की डिग्री आपने देखनी है तो वो नेक को बता रहा है, बैठा पहले हाउस में है लेकिन वो नेक को इफेक्ट करेगा। सेकंड हाउस में अगर वो बैठा है और मेलेफिक प्लैनेट है और दूसरे दृष्टिकांड का है तो वो राइट शोल्डर को इफेक्ट करेगा, उसको जो प्रॉब्लम आएगी वो राइट शोल्डर की आएगी। उसके बाद थर्ड में अगर वो बैठा होगा तो राइट आर्म को बताएगा, राइट आर्म को अफ्लिक्ट करेगा या परेशान करेगा। चौथे में बैठा होगा तो राइट हैंड को परेशान करेगा। पांचवें में बैठा होगा राइट साइड ऑफ हार्ट को दिखाएगा। छठे में बैठा होगा तो राइट लंग्स एंड ब्रेस्ट को बताएगा, लेडीज में ब्रेस्ट को, राइट लंग को बताएगा। ऑर्गन्स अराउंड द नेवल को बताएगा अगर वो छठे में बैठा हो। ये अब तो इसमें जो प्लेनेट की डिग्री है वो जैसे दृष्टिकांड तो सेकंड बना जा करके, ठीक है, लग्न से देखा, लग्न की डिग्री कोई भी है 10 से 20 डिग्री में पड़ी जा करके, तो हमारा सेकंड दृष्टिकांड वो फॉल कर गया। उसके बाद फिर हम प्लेनेट की डिग्री ले आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए सन है, सन अगर जो है क्या कहते हैं वो भी 10 से 20 डिग्री में है, तो आपके कहने के हिसाब से ये होगा कि फिर सूर्य जो होगा वो फिर गले से संबंधित बीमारी देगा। बिल्कुल ठीक पकड़ा, यही तो है ना? बिल्कुल तो ठीक। और ऐसे ही जो है मान लीजिए अगर सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो फिर और वो भी 10 से 20 डिग्री में है, तो फिर वो राइट शोल्डर की देगा प्रॉब्लम। बिल्कुल, यही तो कहना चाहिए, यही है ना पर्पस? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, जी 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 ठीक है। देखिए हाँ जी, सीमा जी बोलिए। सर इसमें हम सूर्य शनि राहु केतु को ही देखेंगे या फिर D1 चार्ट के 6, 8, 12 के लॉर्ड्स को भी देखेंगे? होता है ना कि इसमें आपको जो है सभी फंक्शनल मेलेफिक्स को भी देखना होता है। इसमें आपको फंक्शनल मेलेफिक्स को भी देखना होता है, और फंक्शनल जो बेनिफिक्स हैं और नेचुरल बेनिफिक्स हैं वो उस बॉडी के, देखिए
फंक्शनल बेनिफिक कोई प्लेनेट है और नेचुरल मेलेफिक है, तो आदमी को मशक्कत कराएगा, मशक्कत मेहनत करा के, लेकिन उसके उस ऑर्गन को बलिष्ठ कर देगा। मेहनत मशक्कत से उसके उस ऑर्गन को बलिष्ठ करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट है और वो नेचुरल मेलेफिक भी है तो बहुत हार्म करेगा। नेचुरल बेनिफिक है और फंक्शनल मेलेफिक है तो हार्म करेगा, लेकिन थोड़ा हार्म करेगा, मतलब हार्म करेगा लेकिन एक स्लो पॉइजनिंग की तरह का हार्म करेगा, जैसे थायराइड होना, डायबिटीज होना, इस तरह की प्रॉब्लम। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे यहाँ लिखा है कि अगर लगना अगर पहले दृष्टांत का होगा, लगन साइन में जो भी लगन का साइन है अगर पहले दृष्टांत का होगा, तो हम जो ऑर्डर फॉलो करेंगे 1 2 3 का, अखिल साहब ने भी इसी बात को बोला है। अगर लगना जो है सेकंड दृष्टांत का होगा तो हम ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे, 2 3 and 1। और लगन अगर तीसरे दृष्टांत का होगा तो जो ऑर्डर हम फॉलो करेंगे वो 3rd 1 and 2। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आ रहा है इसमें नवम भाव से, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, सेकंड में। अब एक मिनट में कुंडली लेके चलता हूं तब आपको ये समझ में ज्यादा आएगा। अब ये देखिए, ये मेरी कुंडली है। इस कुंडली के अंदर लगन कौन से दृष्टांत का है? थर्ड का। थर्ड का। थर्ड का मतलब हो गया है कि पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम आपका बन गया थर्ड डिग्नेट वाला, ठीक है ना, और दूसरा कॉलम बन गया दूसरे जो प्लैनेट जो है 20 से 30 डिग्री के हैं वो फर्स्ट वाला कॉलम में आ गए, और जो 30 से मतलब सॉरी 10 से 20 वाले जो हैं वो फर्स्ट वाले कॉलम में आ गए, और सेकंड वाले कॉलम में आ गए 20 से 30 डिग्री वाले। और अभी हमने हार्ट में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हमने किसमें देखा था, नाइन्थ हाउस में। आपको मैंने दिखाया था ना, नाइन्थ हाउस में बीच के कॉलम में, ये आपके पास आ जाएगा, नोट्स आज आपके पास आ जाएंगे तो आप इसको दोबारा से अध्ययन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे शनि क्या है, शनि 64वें नवमांश का स्वामी है। ये देखिए, ये 64वें नवमांश का लगन से स्वामी है शनि। शनि बाधकेश भी है और शनि एक नेचुरल मेलेफिक है। तो चूंकि ये दृष्टांत जो बना वो तीसरा दृष्टांत बना, तो जो थर्ड कॉलम है वो पहला हो गया, फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकंड हो गया, सेकंड दृष्टांत का, और जो बीच का कॉलम था वो अब थर्ड दृष्टांत का हो गया। हमें शनि की डिग्री देखनी है। अब आप देखिए शनि किस डिग्री पे है, 20 डिग्री और 5 मिनट। तो कितने आए ये थर्ड दृष्टांत में। अभी थर्ड दृष्टांत में आया तो बीच के कॉलम में आ गया। कहां बैठा है ये शनि, 9th हाउस में। इसने मुझे लेड डलवाया, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में स्टंट डलवाया। और दशा क्या थी, केतु में, बुध में, शनि में, सूर्य। इस नवंबर को 1 दिसंबर को मुझे स्टंट पड़ा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ये दिखा रहा है। और जो सूर्य है वो सूर्य भी इसके अंदर, सूर्य दूसरे दृष्टांत का है जो कि 12th हाउस में। ये सूर्य मैंने आपको पिछले बार भी क्लास में बताया था, क्योंकि पंचमेश भी है। और ना तो ये खरेश है, खरेश तो चंद्रमा है, खरेश अष्टम का मालिक होता है। सूर्य जो है कहीं से भी 64वें नवमांश से संबंधित नहीं है, वो चंद्रमा से भी चौथा कौन है, बुध है। चंद्रमा से जो 64वां नवमांश बनेगा वो चंद्रमा से 4th होगा नवमांश में, वो बुध है। तो आप देख रहे हैं केतु में बुध आए, बुध में शनि आए, उसमें फिर सूर्य आए 30 नवंबर 2021 को, और 1 दिसंबर को ये स्टंट पड़ा है। और शनि कहां बैठे हुए हैं, नवम भाव में, और 5 नंबर की राशि में। तो 5 नंबर की राशि वेंट्रिकल्स की होती है, ऑरिकल से वेंट्रिकल। और यहां दृष्टांत में साफ साफ वो बॉडी के ऑर्गन में साफ ये बता रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप इसे याद रखिएगा शनि की डिग्री को। शनि 20 डिग्री 5 मिनट के हैं, इसका मतलब तीसरे दृष्टांत के हैं। और शनि एक नेचुरल मेलेफिक भी है, 64वें नवमांश के स्वामी भी हैं। बुध चंद्रमा से 64वें नवमांश के स्वामी हैं। शनि जो है वो बाधिकेश भी हैं, बाधीश भी हैं। अब मैं इसको स्टॉप शेयर करके मैं आपको फिर से वो टेम्पलेट दिखाता हूं, ताकि आपको ये बात आप दोबारा आपको पकड़ में आ जाए। अब देखिए इसमें क्या है कि चूंकि
तीसरे दृष्कांड का है, तो जो 0 से 10 डिग्री के जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे कहां फॉल करेंगे? इसमें, इस वाले कॉलम में फॉल करेंगे। अब जो भी प्लैनेट जो है वो 10 से 20 के होंगे, वो फर्स्ट कॉलम में फॉल करेंगे, ठीक है ना। और जो 20 से 30 डिग्री के जो प्लैनेट्स हैं वो ये बीच के सेकंड डिग्नेट वाले कॉलम में फॉल करेंगे, 20 से 30 डिग्री वाले, क्योंकि अब पलटी हो गई है। अब ये पलट क्यों हो गया? क्योंकि जो दृष्कांड का जो लगन है वो लगन तीसरे दृष्कांड का है, इसलिए यहां से काउंटिंग शुरू हो गई है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आप इसमें 9th हाउस में आइए। शनि दशा में आए हुए हैं और 9th हाउस में बैठे हैं। ये देखिए 9th हाउस है, 9th हाउस में लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट लिखा है, आप लोगों को दिख रहा है? बोलिए अगर दिख रहा है तो बताइए। दिख रहा है, बिल्कुल। इसमें साफ साफ लिखा है 9th हाउस में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और शनि कहां बैठे हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे बैठे हैं और दशा के अंदर आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब ये तीसरे दृष्कांड वाले इसमें आ जाएंगे, इस वाले में। जितने भी ग्रह तीसरे दृष्कांड के हैं, तो जिस समय मैं अपनी कुंडली में मैं विवेचना करूंगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे, तो मैं 3 कुंडलियां बनाऊंगा। पहली कुंडली मैं बनाऊंगा जो यहां से शुरू होगी, उसमें 0 से 10 वाले सारे इस कॉलम में फॉल करेंगे। और हाउसेस मैं 1 नंबर से, मतलब एक फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस बनाऊंगा, तो मैं धनु राशि की तीनों कुंडलियां धनु लगन की बनेंगी। धनु लगन में फर्स्ट हाउस में मैं यहां पेल्विस लिखूंगा, जितने भी प्लैनेट 0 से 10 के होंगे। अब मैं जो दूसरी कुंडली बनाऊंगा वो 10 से 20, ये जो अब ये 0 से 10 हो गया, तो 10 से 20 वाला ये हो गया, तो 10 से 20 वाले में ये लिखूंगा मैं। और फिर जो 20 से 30 होंगे उनको मैं उनमें मैं ये डालूंगा। जब मैं इस तरह से बनाऊंगा तो मैं 9th हाउस की प्लेसमेंट पे मेरा शनि आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये जो शनि है जब दशा में आएगा तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को अटैक करेगा। अगर ये अष्टम में होता तो लेफ्ट लंग और ब्रेस्ट को अटैक करता, जो कि ब्रेस्ट लेडीज में होते हैं, तो मेरे ऊपर ये लेफ्ट लंग लागू होता, ठीक है ना। अब आप बताइए कि इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई है? मैंने अपनी सर मुझे तो एकदम क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल शीशा की तरह। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको ये, हाँ प्रदीप साहब बोलिए। सर ये जैसे आपने कहा सैटर्न जब दशा में आएगा और उसमें उसी पे तो सैटर्न और उसमें भी आएगा अपने क्या नाम है दशा भक्ति अंतराम का भी आएगा। हाँ, और तो ये तो बहुत बार आएगा, एक बार तो आएगा नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको इसमें दशा का जो प्रारूप दिखाया है उसमें मैंने क्या दिखाया है। नंबर 1 शनि जो है वो 64वें नवमांश का स्वामी है। बुध जो मेरा है वो चंद्रमा से 64वें नवमांश का स्वामी है, और बुध मेरा रोगेश है। केतु और शनि की युति है कुंडली के अंदर। कैसे है? क्योंकि केतु टेनेंट है शनि का 11th हाउस में, और शनि उस पर तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो इसमें नियम होता है युति का, डिस्पोजिटर एस्पेक्टिंग दी टेनेंट। जब भी टेनेंट को उसका मकान मालिक, उसका लॉर्ड जब देख रहा होता है तो युति का प्रकार बनता है। युति के मैंने आप लोगों को 5 प्रकार बताए थे। नंबर 1 था किसी भी एक राशि में साथ में बैठना। दूसरा मैंने आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप, एक दूसरे की राशि में बैठे, दूसरा पहली की राशि में बैठे, तो ये युति का प्रकार है। तीसरा मैंने आपको बताया था नक्षत्र दोनों के परिवर्तन हो, अब भी युति का प्रकार है। तीसरा मैंने आपको बताया, चौथा मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एस्पेक्ट, जब 2 ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। सपोज मंगल जो है, मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है लगन पे, और शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है 10वें भाव में, तो ये युति हो गई। और मैंने आपको 5वां बताया था डिस्पोजिटर एस्पेक्टिंग दी टेनेंट, मतलब जो भी उसका किराएदार है वो उसकी राशि में बैठा है, अगर उसका मकान मालिक उस राशि को देख रहा है, तो मेरा शनि जो है 9वें हाउस में बैठ के 3rd दृष्टि से केतु को देखता है, तो केतु पे एस्पेक्ट हो गया, केतु से युति में आ गया। अब ये जो है 64वें नवमांश का स्वामी है केतु, आपने देखा महादशा का लॉर्ड है। अंतरदशा के लॉर्ड में कौन आया है? बुध।
जो कि मेरे 64वें चंद्रमा से 64वें नवमांश का स्वामी, और कुंडली D1 कुंडली में मेष लगन के लिए वो रोगेश और तृतीयेश है, त्रिषडाईश है। फिर शनि आया जो मेरा बाधीश है कुंडली का, और साथ में 64वें नवमांश का स्वामी है। इसके बाद सूर्य है। चूंकि सूक्ष्म अंतर में मैं आपको बार बार ये कह रहा था, सूर्य ग्रेशकांड में 12वें में बैठा हॉस्पिटलाइजेशन में, लेकिन D1 चार्ट से हमेशा स्टडी किया जाता है, मतलब डिविजनल चार्ट से बैक टू द D1 चार्ट देखा जाता है। ये मेरा त्रिकोणेश है, मेष लगन के लिए पंचम भाव का स्वामी है। पंचम का स्वामी है वैदिकी का प्लैनेट है, और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के साथ में एक राजयोग बना रहा है कि त्रिकोणेश और केंद्रेश का संबंध केंद्र भाव में यानी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा राजयोग नहीं है। बहुत अच्छा राजयोग होता तो मेरे पास भी महल होते, और BMW होती और वॉल्वो होती और लंबरगिनी होती, लेकिन मेरे पास भी जो है XUV 700 है, मेरे पास 3 गाड़ियां रही हैं, तो मेरे पास मकान है 3000 स्क्वायर फीट से बड़े के, लेकिन मुझे कभी इतना महलों का सुख नहीं मिला जो मान सम्मान और महलों का सुख एक अगर ये कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ ना होता। जो शुक्र है वो अत्यंत इनिमिकल है टुवर्ड्स सन। सन सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं विच आर इनिमिकल टुवर्ड्स ईच अदर, सूर्य और शुक्र और सूर्य और शनि। इस वजह से राजयोग तो बना, केंद्र और त्रिकोणों का संबंध, और केंद्र भाव में अच्छे भाव में बना, लेकिन ये राजयोग चूंकि पिता के सूर्य का बना, तो पिता के सिविल सर्वेंट होने की वजह से हमने अगर कोई राजसिक सुख देखा तो हमने अपने सिर्फ बचपन ही में देखा कि बचपन में मैंने अपना बस्ता भी नहीं उठाया, सिपाही लेके जाते थे। लेकिन जैसे ही मैं सर्विस में आया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारा जो है ऐशो आराम जो था, जो गवर्नमेंट सर्विस में मिलता है, वो खत्म हो गया, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ जोड़ा है। अब आप समझ गए बात को, क्योंकि वो राजयोग जो मेरे लिए बन रहा है तो पिता को तो इंगित कर रहा है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। 9th हाउस में भी 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है गुरु, तो पिता को तो अकम्प्लिश्ड बता रहा है, लेकिन मुझे वो अकम्प्लिशमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं एक फोकस व्यक्ति रहा, हमेशा कंसंट्रेटेड रहा, जो भी काम मैंने किया मेहनत से किया, और इस वजह से मैं उसमें सफलता मेहनत करते करते प्राप्त कर पाया। मेष लगन वालों के साथ होता ही है, क्योंकि उनका दसम का जो स्वामी है वो शनि है, क्योंकि शनि चलने वाला है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्लैनेट है। और अगर नवमांश में ये 64वें नवमांश का स्वामी नहीं होता तो रैपिड राइज देता, तो उसने डिफिकल्टीज ज्यादा दी राइज में। तो बहरहाल जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि ये शनि महादशा में भी आएगा, ये शनि अंतर में भी आएगा, प्रत्यंतर में भी आएगा, सूक्ष्म अंतर में भी आएगा, लेकिन हर बार ये खराब नहीं करेगा। दसम के एकादश के रिजल्ट देगा। मैंने आपको बताया था दशा बहुत आसान होती है समझने में। दशा इस तरह के दोस्त हैं, सपोज मेरे घर में 4 दोस्त आ गए, और मेजोरिटी 3 आदमियों ने मुझसे कहा कि आज कीर्तन करते हैं, या चैतन्य महाप्रभु का एक लेक्चर है गीता पे, वहां चलते हैं, मेजोरिटी स्पीक में, मैं भी चलूंगा। और लोगों ने, और सपोज 7-8 दोस्त आ गए, मेजोरिटी में 7 लोगों ने कहा यार दिवाली का समय है, ताश के पत्ते खेल लेते हैं, थोड़ा पैसे लगा लेते हैं। मैंने कहा मैं तो खेलता नहीं। सारे कहेंगे क्या साथ देने के लिए कर लो, कुछ भी कर लो। तो पता चला मेजोरिटी स्पीक में मैं भी उस तरफ को चला जाऊंगा। यही ग्रहों का प्रारूप होता है, ग्रह देखते हैं किस मेजोरिटी के अंदर वो आ गए हैं। अब यहाँ पे केतु की, यहाँ पे महादशा का लॉर्ड केतु है, जो शनि के साथ एक संबंध बना रहा है, डिस्पोजिटर एस्पेक्टिंग दी टेनेंट करके एक युति का प्रकार बना रहा है, नंबर 1। तो यानी कि वो शनि से ओतप्रोत है। आप जानते हैं राहु केतु की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं उस ग्रह जैसा बन जाते हैं। अब केतु बैठा भागी 11th हाउस में है, शनि की राशि में, डिस्पोजिटर उसका शनि है, उसका राशि का नाम शनि है, तो शनि जैसा ही बिहेव करेगा। अब इस केतु के बाद में जो सेकंड इन कमांड आ रहा है अंतरदशा का लॉर्ड, वो है जो मेरा रोगेश है, और तृतीयेश है यानी कि त्रिषडाईश है।
और ये बुध मेरा 64वें नवमांश में चंद्रमा से काउंटेड 64वें नवमांश का स्वामी है मिथुन, और उसमें बैठा हुआ बुध नवमांश कुंडली के अंदर, तो यानी कि ये खराब हो गया, मानसिक वेदनाएं देने वाला हो गया, चंद्रमा से संबंधित हो गया। चंद्रमा सर्कुलेटरी सिस्टम का भी है, तो यानी सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद आया शनि जो कि बाधीश है, 64वें नवमांश का स्वामी है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल 64वें नवमांश के स्वामी की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि इसके आगे के दोनों हुलिगन्स हैं। इसके आगे के दोनों महादशा अंतरदशा दोनों ही कह रहे हैं यार मारो यार, अरे मारो यार, अरे परेशान करो यार, ऑब्स्ट्रक्ट करो यार, डिफिकल्टी दो, अस्पताल के अंदर भर्ती करो, परेशान करो। कहेगा हाँ करूंगा, मैं तो हूँ 64वें नवमांश का स्वामी, मैं तो हूं मेलेफिक प्लेनेट, मैं तो हूं बाधीश इस कुंडली के लिए, मैं तो करूंगा। तो भी हाँ कर देगा। प्रत्यंता दशा का जो डिलीवरी बॉय कहा जाता है, तो उसने फट से कर दिया। अब सूक्ष्म अंतर वाले से कहते हैं वो कि मार दो, सूक्ष्म अंतर वाला कहेगा मैं नहीं मार सकता, मैं सूर्य हूं, क्योंकि मैं इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में मैं पंचमेश हूं, त्रिकोणेश कैसे मार देगा। वो कहता भाई वेट कर लेना, किसी और को आलेन दो, अगर मारने का काम अगर देना चाह रहे हो तो मैं तो नहीं लूंगा, किसी और को आने दो, मेरे बाद के किसी को आने दो, वो कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो त्रिकोणेश हूं। दूसरा मैं राजयोग बना रहा हूं, मैं एक केंद्र में बैठकर, चतुर्थ भाव के केंद्र में बैठ के एक केंद्रेश के साथ, शुक्र के साथ में एक राजयोग फॉर्म कर रहा हूं, लक्ष्मी नारायण योग। अब राजयोग तो पूर्व जन्म के कर्मों से आते हैं। दूसरा मैं वैदिकी का प्लैनेट हूं, मैं इतनी तो तुम्हारी मान जाऊंगा कि अस्पताल में ये भर्ती हो गए, लेकिन सूर्य वैदिकी का प्लैनेट है, तो ये राइट काइंड ऑफ अ डॉक्टर आई विल अरेंज एट द राइट टाइम विदाउट एनी डिले, and that doctor is going to be honest as well as efficient, who is going to put the stunt on time so that no harm comes to the heart. अब मैं हार्ट का भी प्लैनेट हूं, सूर्य जो है हार्ट का भी प्लैनेट है, हार्ट के सुचारू काम करने का। तो उसने वो, अब देखिए एक सिंपल सी बात है, ज्योतिष इतना आसान है दशाओं को समझने का। एक व्यक्ति ने लव लेटर लिखा, सूर्य मना कर देगा, चाहे वो सूक्ष्म अंतर में हो, प्रत्यंतर में हो, चाहे वो अंतर में हो, कहेगा मैं लव लेटर देने का मेरा काम नहीं है। अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना है तो मैं डिलीवर करूंगा। मेरे बाद में दशा में आएगा चंद्रमा, चंद्रमा इमोशनल प्लेनेट है, काव्य का प्लेनेट है। चंद्रमा से कह देना लव लेटर जो है गर्लफ्रेंड को दिया है। शुक्र आएगा तो शुक्र भी लव का प्लेनेट है, शुक्र को बोल देना, या बुध को बोल देना, बुध बहुत चंचल है और लड़कपन का है, वो जाके भागता हुआ जाके लव लेटर गर्लफ्रेंड को देके आ जाएगा। लेकिन मैं सूर्य हूं, अगर तुम कोई कीर्तन की बात का कोई इनविटेशन देते हो, होम हवन की बात का देते हो, पढ़ाई की कोई डिग्री का देते हो, पढ़ाई का कोई टॉपिक देते हो, पीडीएफ देते हो, या किसी के अपॉइंटमेंट का देते हो, या सरकारी कोई ओहदा देते हो, या सरकार का कोई ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करना है, सूर्य कहेगा आई एम गोइंग टू बी ए गुड डिलीवरी बॉय फॉर ऑल दीज मैटर्स विच कम अंडर माई पोर्टफोलियो। कितना आसान है ज्योतिष समझने में। प्लैनेट हमेशा अपनी तासीर के अनुसार, अपनी फितरत के अनुसार काम करते हैं, उस फितरत से बाहर नहीं भागते। सूर्य पीड़ित होगा और उसको मेजोरिटी ने फोर्स कर दिया कि वो लव लेटर दे, वो लव लेटर गलती से उसके पिता को दे आएगा, और ऐसी जगह दे आएगा जहां उसको ह्यूमिलिएशन करना पड़े, या उसके पहले ही उसको कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसको पकड़ लेगा, अच्छा तू लव लेटर देने आया है, क्योंकि सूर्य है, पीड़ित है उसको थप्पड़ पड़ने। अदरवाइज सूर्य अगर अच्छा है कुंडली के अंदर, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं मारूंगा। मैं नहीं मार सकता क्योंकि मैं त्रिकोणेश हूं, पंचमेश हूं, पूरी पुण्य का मैं भाव का स्वामी हूं। बहरहाल कहने का मतलब है कि जो दृष्कांड है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था बिरला साहब, इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को दशा को समझने में बहुत आसानी भी होगी। वो समझ गए होंगे कि कोई भी ग्रह, दशा के अंदर कोई भी ग्रह कभी भी अपनी तासीर या फितरत से बाहर हट के काम नहीं करता है। हमें हमेशा ये समझना होगा, और ये डिसाइड करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है
कि किसी आदमी कोई कहे कि हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, हमें ये समझ में आ जाता है कौन सा ग्रह अपॉइंटमेंट लेटर देगा, दशमेश देगा। एकादशेश फुलफिलमेंट डिजायर का है, एकादशेश दशा में आएगा तो वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा। छठे का लॉर्ड अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन राइवल्स का प्लैनेट है। लगन का स्वामी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता है क्योंकि आदमी की वो मान सम्मान का वो विषय का प्लैनेट है, एक आदमी के स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। फिर सूर्य जैसा प्लैनेट दे सकता है एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर। शनि जैसा प्लैनेट जो कि चाकरी का प्लैनेट है, काम का प्लैनेट है, लाइवलीहुड का प्लैनेट है, वो जाके लेटर एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता है। तो आपको ये देखना होता है, कॉमन सेंस लगाते हुए कि कौन सा प्लैनेट आ रहा है सूक्ष्म अंतर में, प्रत्यंतर में, तो वो देख। सर कुछ पूछना था सर। हाँ बोलिए। सर जैसे हम त्रिकोणों में प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमारे मेलेफिक भी बैठते हैं, बेनिफिक भी बैठते हैं। हाँ जैसे शुक्र की लग्नों में हमारे शनि हो गए महायुगाकारी। हाँ ठीक है, तो सर वो बेनिफिक में मानेंगे कि क्योंकि भाव का बल तो मिलेगा, जैसे आपने एक बार पहले बताया था कि देखो planet नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए पहले तो आप समथिंग आई वो जो आप कोट किया था आपने सर, क्या क्या कोट किया था? planet loses but मतलब house loses but planet gains something like this sir। हाँ 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 हाँ, देखो ऐसा है कि शनि जो है, शनि एक योगाकारी प्लेनेट है शुक्र के लग्नों में, ये बिल्कुल ठीक बात है। योगाकारी होके शनि, लेकिन शनि अपनी नेचुरल जो क्वालिटीज हैं वो हैं, नेचुरल क्वालिटी उनकी स्क्वीज करने की है, टेक्निकलिटी की है, ऑब्स्ट्रक्शन की है, मेहनत की है, रिसर्च की है। तो वो अपनी फितरत लेके पंचम में बैठे हैं और योगाकारी। योगाकारी होने की वजह से क्या है कि व्यक्ति को टफर एजुकेशन उसको ज्यादा पसंद आएगी। वो कहेगा, उसके पिताजी कहेंगे भाई तुम इंजीनियरिंग किस में करोगे, इंजीनियरिंग, क्या तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो? वो कहेगा हाँ मैं करना चाहता हूँ। अब इंजीनियरिंग बाय इटसेल्फ इज अ टफ सब्जेक्ट। फिर वो कहेगा कि मैं आईटी में करना चाहता हूँ, अब आईटी इज द टफेस्ट। या वो कहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहता हूँ, इट इज मच मोर टफर एंड ग्रेटर इन डिमांड टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कठिन हो गया, तो कहेगा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमएस करूंगा और इंजीनियरिंग जो मैं करूंगा वो आईटी सेक्टर में करूंगा। तो उसका मतलब शनि योगाकारी होने की वजह से उस बच्चे को एजुकेशन टफ देंगे लेकिन सक्सेसफुल बनाएंगे। ये समझने की हमें जरूरत होती है। नेचुरल जो फितरत है वो कभी लूज नहीं करता प्लेनेट, उसकी नेचुरल। अब बच्चा पैदा करने की बात, जब संतान की बात आएगी तो शनि चूंकि एब्रिजिंग प्लेनेट है, एब्रिज करने, छोटे करने वाले हैं, और शनि जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेनेट है। तो क्या होगा कि उस लड़के की का विवाह ऐसी लड़की से होगा जो हस्बैंड वाइफ ये कहेंगे कि भाई हम 4 साल तो मस्ती कर लें, 4 साल के बाद ही करेंगे बच्चा, शादी में 1 साल में हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे। और 4 के बाद फिर होगा, उस समय उसको थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम आएगी या जॉब चेंज करा होगा, वो कहेगा नए जॉब में स्टेबलाइज हो जाओ, उसके बाद तो पता चला जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो 7 साल या 6 साल के बाद होगा। तो अब उन्होंने क्या किया, शनि शनि चलने वाले हैं तो उन्होंने एलोंगेट कर दिया, उन्होंने बढ़ा दिया। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे when I got married, we had a child in the 89, और I got married and 91 I had a child। इसका मतलब मैंने 89 के एंड में शादी हुई थी, 1991, और इसका मतलब सेकंड ईयर में मेरा एक बच्चा हो गया था। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली जो है लोगों के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे तीसरे ईयर में हो जाते हैं शादी के, बहुत मैक्सिमम होगा तो चौथे ईयर में हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी का बच्चा छठे या सातवें ईयर में हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, डिलेड। या उसने नंबर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी वाइफ ने कहा अगला बच्चा पैदा करना है तो अपने पेट से कर लो, मैं तो अब तकलीफ नहीं लूंगी। तो अब क्या हुआ, एक ही बच्चा रह गया क्योंकि उसके पेट से तो हो नहीं सकता। तो हस्बैंड को तो उसने, वाइफ ने हड़का दिया, उसने कहा मैं इतनी तकलीफ पहले बच्चे में ले चुके हूँ, मैं दूसरे के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो जो भी करना है वो कर लो। तो उसका मतलब एब्रिजिंग प्लेनेट है। तो ये उनकी ना योगाकारी होने के बावजूद वो अपनी तासीर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी तो वो फितरत को करेंगे खराब सर जब हेल्थ का आएगा, जब हेल्थ लॉबी ऑफ प्लैनेट्स होंगी, जैसे आपने बोला बादकेश होंगे, मार्केश होंगे, खरेश हो सकते हैं, तो उसमें रोल प्ले करेंगे।
हाँ तब उसमें बिल्कुल शनि जरूर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शनि उसमें ये जब डिपेंड, महायोगाकारी हो तो नहीं भी। नहीं 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 नहीं, स्वाति इसमें एक बात समझने की है कि जो शनि है ना, उस व्यक्ति के लिए योगाकारी होके उसके बॉडी के अंदर कोई भी कमी अगर लेकर आएंगे तो वो तभी लेके आएंगे कि वो 64वें नवमांश के स्वामी होंगे या खरेश होंगे या उसमें बादिश होंगे। बादिश हो नहीं सकते, योगाकारी हैं। एक उनकी राशि पड़ी है 4th हाउस में, एक राशि पड़ी है 5th हाउस में, एक राशि पड़ी है 4th हाउस में, दूसरी पड़ी है, एक राशि पड़ी है 5th हाउस में, दूसरी राशि पड़ी है 10th हाउस में, सॉरी, एक राशि पड़ी है 9th में, एक राशि वृषभ में, एक राशि पड़ी है 9th में और दूसरी राशि पड़ी है 10th में। तुला में जो एक राशि पड़ी है 4th में और दूसरी राशि पड़ी 5th में। तो कहने का मतलब है कि शनि क्योंकि योगाकारी है और वृक्ष के लिए वो राजयोगाकारी हैं, तो वो उतना उसको लाइफ में तो टफनेस देंगे, उसको सर पुलिस अफसर बना सकते हैं, आर्मी अफसर बना सकते हैं, ऐसे टफ काम्स में तो डाल देंगे। सर बाध्यकेश भी हो गए ना वो तो। हाँ, बातकेश हो गए, तो बातकेश जो है वृक्ष के लिए हो गए, तुला के लिए नहीं हुए। तुला के लिए नहीं हुए क्योंकि तुला में बातकेश जो है वो सूर्य होता है, तो वृक्ष के लिए बातकेश हो गया। तो वृक्ष वाले को दे सकते हैं लोग, लेकिन महायोगाकारी होने के बाद भी एक एक रोल वो लॉबी में वो प्ले कर सकते हैं। प्ले कर सकते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह दे सकते हैं, इस तरह का एक्सीडेंट दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा हार्म नहीं करेंगे। हार्म जो भी करेंगे वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ताकि उससे आदमी बाहर निकल जाए। यानी कहने का मतलब है कि हड्डी टूटी और हड्डी जुटी, ये वेलकम। चलिए फिर मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ सो दैट वी कैन कंप्लीट द देशकांड। बहरहाल आपने ये डिजीज का आपने समझ लिया कि ये डिजीज का जो टेबल है किस तरीके से आप बनाएंगे और कैसे आप इसको फॉलो करेंगे। अब D3 चार्ट से एक चीज जो समझ में आती है डिजीजेस में, वो आती है सुसाइडल टेंडेंसीज। D3 चार्ट से पकड़ में बड़ी आसानी से आती है। यानी कि सुसाइडल टेंडेंसीज में D3 का अगर लगन का स्वामी अगर 6ठे या 8वें भाव में अगर बैठा हो राशि चार्ट के अंदर, D3 का लग्नेश, जैसे मेरी कुंडली में D3 का लग्नेश है, गुरु बैठा है 9th में, तो ये नहीं, इस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। सपोजिंग किसी की कुंडली है जिसमें दृष्टिकांड चार्ट का लग्नेश अगर 6ठे और 8वें भाव में, 6ठे अथवा 8वें भाव में अगर वो D1 या राशि चार्ट के अंदर बैठा है तो वो व्यक्ति को सुसाइडल टेंडेंसीज दे सकता है, क्योंकि D3 3rd हाउस का एक्सटेंशन है और 3rd हाउस हमारे मेहनत, मशक्कत, ब्रेवरी, अग्रेशन का माना जाता है, और जो 6ठा हाउस है वो इंजरीज का माना जाता है, और अष्टम हाउस जो है एक व्यक्ति की डेथ का माना जाता है। तो व्यक्ति को दृष्टिकांड का लग्नेश राशि के चार्ट में 6ठे 8वें बैठकर एक व्यक्ति को इस तरह की फीलिंग दे सकता है, इमोशन, अगर उसका लग्नेश अगर D1 राशि का सबल नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उसको इस तरह की फीलिंग दे सकता है कि उसे इल इफेक्ट्स में, किसी इमोशनल डिस्टरबेंस के केस में वो व्यक्ति अपने जीवन की लीला को समाप्त कर सकता है। अब हमें जो है D3 में व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति अल्कोहल अब्यूज करता है या जिस व्यक्ति के ऊपर वो दवाइयों का कोई खराब रिएक्शन होता है, मतलब मेडिसिन जो हैं, केमिकल्स जो है, मेडिसिन के केमिकल्स उसकी बॉडी पे रिएक्ट करके उसको फेटेलिटी की तरफ ले जाते हैं। जैसे नींद की गोलियां खा ली या कोई आदमी अल्कोहल अब्यूज में पड़ गया, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि D3 का जो लगन का स्वामी है, D3 का लग्नेश गुरु अथवा सूर्य के, शनि के साथ, गुरु अथवा शनि के साथ में मिलकर अष्टम भाव में बैठा होगा। अगर आपको D3 चार्ट में D3 का लग्नेश अगर अष्टम भाव में गुरु अथवा शनि के साथ, गुरु सात्विकता के प्लैनेट अष्टम में आ गए, इसका मतलब गड्ढे में आ गए, और शनि जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है और व्यक्ति को जो है अब्यूज ऑफ अल्कोहल के कारक होते हैं, अल्कोहल के कारक माने जाते हैं शनि, अष्टम में चले जाएंगे तो आदमी को अल्कोहल अब्यूज में बहुत आगे लेके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, या कोई केमिकल रिएक्शन के भी वो कारक माने जाते हैं शनि, अगर वो आ जाते हैं तो व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग से नुकसान हो सकता है,
अल्कोहल के अब्यूज से नुकसान हो सकता है, सिगरेट के अब्यूज से, marijuana के अब्यूज से नुकसान हो सकता है, ड्रग्स का किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। अब दृष्कांत कुंडली से डिजीजेस को समझने के लिए एक और तरीका है, उसमें हम देखते हैं सर्प दृष्कांत। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, सर्प दृष्कांत है क्या। देखिए, पहली बात यह है, सर्प दृष्कांत में जो ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को क्रॉनिक इलनेस, फेटल एक्सीडेंट देते हैं। सर्प दृष्कांत को पकड़ना बहुत आसान है। आपको मालूम है जलीय राशियां हैं 4, 8, 12। सर्प दृष्कांत सिर्फ जलीय राशियों में बनता है, या तो जलीय राशियों के लग्नों में 4, 8, 12 राशियों के लग्नों में बनेगा सर्प दृष्कांत, अथवा सर्प दृष्कांत 4, 8, 12 राशियों में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर बनेगा। सिर्फ एंड सिर्फ जलीय राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। अब सर्प दृष्कांत में क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, व्यक्ति को काफी परेशानियों का सबब मिलता है, उसकी जान तक जा सकती है। कर्क राशि के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा है या कर्क राशि का लगन दूसरे या तीसरे दृष्कांत में, इसके कर्क के सामने लिख लीजिए सेकंड दृष्कांत और थर्ड दृष्कांत, इसका मतलब है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक में या तो लगन हो या कोई ग्रह बैठा हो कर्क राशि के अंदर। यानी कि कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि का अगर लगन है और वो लगन में कोई भी ग्रह या लगन अगर स्वयं दूसरे या तीसरे दृष्कांत का हो, यानी कि 10 डिग्री से ऊपर का, 30 डिग्री से नीचे का, 0 से 10 में एप्लीकेबल नहीं है कर्क में, ये लिख लीजिए। 0 से 10 डिग्री का अगर लगन होगा या कोई ग्रह होगा वो एप्लीकेबल सर्प दृष्कांत में नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सिर्फ 10 डिग्री से 30 डिग्री में कोई भी ग्रह अगर बैठा होगा तो सर्प दृष्कांत में वो माना जाएगा, या लगन स्वयं सर्प दृष्कांत का हो सकता है। अगर कर्क लगन का जातक है D1 में और उसका लगन 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का है, तो इसका मतलब है का जो दृष्कांत बना वो सर्प दृष्कांत बना। तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस ऐसी हैं जैसे हार्ट में होल होना, अस्थमा होना, कोई ऐसी परेशानी होना जिसमें कि फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया, कुछ बच्चों के जो पांव हैं थोड़े टेढ़े होते हैं, उनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर एट्रोफी हो गई, ये सब कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हैं। मसल्स के अंदर बिल्कुल पावर ना होना, बच्चे का चल ना पाना, बच्चे का बोल ना पाना, बच्चे का सुन ना पाना, बच्चे का को मेंटल रिटार्डेशन होना, या बच्चे को जो है ऑटिस्टिक होना, कोई भी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। अब कर्क राशि के बाद आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी जलीय राशि है। इस वृश्चिक राशि के अंदर अगर प्लैनेट पहले और दूसरे दृष्कांत का हो, यानी कहने का मतलब है कि वृश्चिक राशि का लगन 0 से 20 डिग्री का हो, या कोई भी ग्रह वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ 0 से 20 डिग्री का हो, यानी कि पहले और दूसरे दृष्कांत का हो, तो वो सर्प दृष्कांत में माना जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या हुआ? आपको मैंने बताया कर्क में सेकेंड और थर्ड दृष्कांत, मतलब 20 से 30 नहीं 10 से 30, सॉरी, सेकेंड दृष्कांत कहां पे हुआ? 10 से 20 और 20 से 30। तो कर्क राशि में जो है 10 से 30 डिग्री का अगर होगा तो सेकेंड दृष्कांत और थर्ड दृष्कांत का होगा। वृश्चिक राशि में प्रथम और द्वितीय दृष्कांत, प्रथम और द्वितीय दृष्कांत का अगर लगन है, प्रथम दृष्कांत हो गया 0 से 10 और 10 से 20, यानी 0 से 20 डिग्री का अगर लगन है, या कोई भी ग्रह अगर वृश्चिक राशि के अंदर 0 से 20 डिग्री का है, तो वो ग्रह जो है सर्प दृष्कांत में माना जाएगा। अब आया पाइसेस राशि या मीन राशि। मीन राशि के अंदर लगन अगर तीसरे दृष्कांत का है, यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री का है, या कोई भी ग्रह अगर मीन राशि के अंदर तीसरे दृष्कांत का है, 20 डिग्री से 30 डिग्री का है, तो वो सर्प दृष्कांत में माना जाएगा। अब सर्प दृष्कांत के अंदर किसी का लगन होगा तो उस आदमी को बहुत परेशानियां होती हैं,
कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं, उसको क्रॉनिक पेशेंट वो होता है, उसको जो है बहुत परेशानियां, पुलिस की प्रॉब्लम, कोर्ट केस की प्रॉब्लम, लोगों के साथ झगड़ा, सबसे रिलेशनशिप खराब, इस तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम, डिजीजेस एक ठीक हुई तो दूसरी शुरू हो गई। कोई ना कोई सर्प दृष्टांत के जो ग्रह होते हैं वो डिजीज पे डिजीज देते रहते हैं, इसलिए दृष्टांत चार्ट से डिजीजेस को निकालने में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि व्यक्ति की कुंडली में जलीय राशियों में 4, 8, 12 में कोई ग्रह कर्क राशि के अंदर दूसरे से और तीसरे दृष्टांत का ना हो, यानी दूसरे दृष्टांत का हो गया 10 से 20 और 20 से 30। वृश्चिक राशि के अंदर पहले और दूसरे का ना हो 0 से 20 डिग्री तक, 0 से 10, 10 से 20, तो ये वृश्चिक राशि के अंदर कोई ग्रह। और जो मीन राशि है उसके अंदर तीसरा दृष्टांत यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री का अगर कोई ग्रह ऐसा बैठा है तो वो सर्प दृष्टांत का ग्रह है। उस ग्रह ने, सर्प से हम क्यों भय खाते हैं, काटता है, फिटैलिटी देता है, मारता है, मानसिक वेदना देता है, पीड़ा देता है, घर के लोगों को पीड़ा देता है। किसी को भी सांप काट ले तो घर के लोग कितने परेशान हो जाएंगे, चाहे वो सांप नॉन पॉइजनस भी हो। तो सर्प दृष्टांत का जो भी ग्रह होगा जब दशा में आता है तो वो व्यक्ति को एक रोग होता है, उस रोग से अभी क्रॉनिसिटी से निकला नहीं, दूसरा रोग हो जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई पुलिस का केस हो जाएगा, कोर्ट का केस हो जाएगा, भाइयों से झगड़ा हो जाएगा, बहनों से झगड़ा हो जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आएगी, वन आफ्टर दी अदर। उन परेशानियों से वो निकल ही नहीं पाएगा, उसको मानसिक वेदनाएं और पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं होनी ही होनी है। और चूंकि इसको डिजीजेस से जोड़ा है ऋषि ने, तो उसका मतलब जो कोर्ट केस वाला मामला है, जो रिलेशनशिप का मामला है, जो सेपरेशन का, डिवोर्स का मामला है, वो तो चुंगे में मिल ही रहा है, चुंगे में मिल रहा है, क्योंकि सर्प दृष्टांत है। चुंगा वर्ड ये पंजाबी का वर्ड है जिसमें हम कहते हैं ना, फ्रीबीज बोलते हैं जिसको हम। उन्होंने कहा जी आप किसी बड़े के वहां जाओगे तो चुंगे में आपको कम से कम तिलक लगाने में आपको कुछ पैसा रख दिया जाएगा आपके हाथ में, वो चुंगा हो गया। या आप गए, आपने ब्यूटी पार्लर में काम कराया, उन्होंने कहा जी पेडिक्योर आपको चुंगा में कर दिया, मतलब आपने पेमेंट किया गोल्ड फेशियल की और ब्लीचिंग की और वैक्सिंग की, उन्होंने कहा जी पेडिक्योर तो चुंगे में कर दिया, इसके तो रेट ही नहीं लगे। तो ये जो परेशानियां हैं जो कि ये तो चुंगे में मिलेंगी, मतलब कि रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, किसी से झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, सब तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, एक्सीडेंट होगा तो पुलिस केस बन जाएगा, ये सब होगा, गाड़ी का भी टोटल लॉस हो गया, आदमी भी खुद हॉस्पिटल में है, लेकिन जो मर गया उसकी तरफ से पुलिस ने केस बना दिया, ये चुंगे में मिलेगा। लेकिन प्राइमरली चूंकि ऋषि वारामिहिर ने इसे डिजीजेस से जोड़ा है, क्रॉनिसिटी से जोड़ा है, इसका मतलब इसमें जो प्राइमरी चीज जो मिलनी है वो व्यक्ति को मिलनी है एक डिजीज से निकलते ही दूसरी डिजीज में फंस जाने का। और हमेशा वो दशाओं के अंतर्गत उस प्लैनेट ने अपने कारकत्वों को लेकर व्यक्ति को, जैसे माइग्रेन का हेडेक दे देगा सूर्य, एक व्यक्ति को हेड इंजरी दे देगा, पैरालिसिस दे देगा, स्ट्रोक दे देगा, की प्रॉब्लम दे देगा, कोई प्रॉब्लम, वो ऐसी प्रॉब्लम देगा कि वो कंटिन्यू करी जा रही है, परेशान आदमी है, अब वो खत्म हुआ, फिर कोई सर्प दृष्टांत का प्लैनेट आ गया, जैसे मंगल आ गया तो एक्सीडेंट दे देगा, हाथ पांव तोड़ देगा। इसलिए दृष्टांत चार्ट में, सर्प दृष्टांत में जो ग्रह होते हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है। अब इसी में ऋषि वारामिहिर ने ये कहा है कोई ग्रह दशा में आता है वो सर्प दृष्टांत का है, और उसके साथ में पुछल्लू में कौन आ गया, पुछल्लू का मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ कौन आ गया, गणेश, 64वें नमाज का पति, ये फेटल है। उन्होंने कहा ये फेटल है, आप उस व्यक्ति को इमीडिएटली आप पूजा पाठ के लिए भेजिए, गुरुद्वारे में जाके लंगर करे, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद दान करे, तुरंत जो है होम हवन कराए, मृत संजीवनी कराए, खुद जो है मृत संजीवनी करे, खुद जो है महामृत्युंजय करे, खुद जो है शिव की भक्ति करे, खुद द्वादश ज्योतिर्लिंग में जा जाके वो दर्शन करे। क्यों? क्योंकि दशा के अंतर्गत एक तो सर्प दृष्टांत का ग्रह आ गया और गणेश भी आ गया और 64वें नमाज का पति आ गया, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी ए फेटल सिचुएशन। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है, पूजा है, वो व्यक्ति को उस परेशानी से बाहर निकाल देती है।
अब देखिए, साइंस लिखी जाए महाभारत काल की, उस टाइम पे ऋषियों का बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता था पूजा पाठ में, होम हवन में, इन सब में बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता था, वैदिक पूजाओं में। और उनका ये मानना था कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि पूजाएं व्यक्ति को नहीं निकाल पाती। इसलिए उनका सजेशन ये है कि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आप ज्योतिष के, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आप टीचर होने जा रहे हैं, आप उन्हें पकड़ लिया कि ये दशा इतनी फला फला तारीख को आने वाली है, और दशा में खर्गेश भी आ जाएगा, इस दशा में 64 में नवमांश का पति भी आ जाएगा, और इस दशा के अंदर ये सर्प दृष्कांड के प्लैनेट आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, सूक्ष्म अंतर तक आ रहे हैं। तो आप उसको पिलग्रिमेज कराइए, उसे तिरुपति बालाजी भेजिए, उसको आप द्वादश ज्योतिर्लिंग भेजिए। एक कहा जाता है एक ज्योतिर्लिंग जाने से व्यक्ति को 5 वर्ष का क्वालिटी टाइम, शिव महापुराण में लिखा है, 5 वर्ष का क्वालिटी टाइम उसके लाइफ में जुड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ज्योतिर्लिंग जाने से और वहां पे रुद्राभिषेक कराने से एक व्यक्ति ने अगर 60 वर्ष तक जीवित रहना है तो 65 वर्ष तक क्वालिटेटिव टाइम के साथ जिएगा। क्वालिटी टाइम क्या होता है? जब शरीर निरोगी काया हो और व्यक्ति को धन की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्यक्ति अगर 5 ज्योतिर्लिंग अगर हो आएगा तो 25 साल तो उसके जुड़ जाएंगे, 75 साल तक जीवित रहेगा। बहरहाल कहने का मतलब है देखिए, सर आपने बस लास्ट में क्या बताया कि 5 साल, सर बस वो बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, शिव महापुराण में कहा है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से 5 वर्ष का क्वालिटी टाइम व्यक्ति के जीवन में जुड़ता है। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष तक जीवित रहने वाला है, अगर वो एक ज्योतिर्लिंग जाता है तो 75 वर्ष तक जीवित रहेगा। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है जब उसकी निरोगी काया है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, उसको प्यार करने वाले उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं। अब इसमें सिर्फ ये हुआ है कि 16 जून 2013 में केदारनाथ में इतने लोग क्यों मिल रहे? क्योंकि ये 12वां ज्योतिर्लिंग था। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए जाया जाता है। वो कहते हैं 11 ज्योतिर्लिंग आप चले जाओ, जब आपका अंत का समय आए तब आप केदारनाथ जाओ। अब आप लोग ये कहोगे फिर केदारनाथ में इतने लोग कैसे मर गए? हजारों लोग मर गए 16 जून 2013 में जो क्लाउड बस्ट हुआ गंगोत्री में उसके बाद। तो उसका रीजन है ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये व्यक्ति जो है अंत के समय में करता है, यानी 11 ज्योतिर्लिंग तो आप अभी के जीवन में कर सकते हैं, इस एज में आप कर सकते हैं। जिस समय आपको लगे कि भाई आप बिल्कुल समय अब थोड़ा कमजोर हो चला है, इसके बाद फिर मुझे चला नहीं जाएगा, तो फिर आप 12वां ज्योतिर्लिंग आप केदारनाथ हो आइए। ये सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। तो जैसे आपने अभी ये सर्प दृष्कांड बताया, अब इसमें मान लीजिए तुला लगन की कोई कुंडली है और उसमें 64वें नवमांश का भी जो लॉर्ड है वो शुक्र है, और शुक्र का जो डिग्री है 19 डिग्री आ गया, और 19 डिग्री का होके वृश्चिक राशि में बैठ गया है, तो ये सर्प दृष्कांड बना है? नहीं, ये D1 में देखा जाता है। मतलब ये सबसे पहले आप ये बताइए D1 में इस कुंडली के अंदर 4, 8, 12 राशियों में कौन कौन से ग्रह हैं? सर 4 भी खाली है, 8 भी खाली है और 12 भी खाली है। सर्प दृष्कांड बनता ही नहीं इस कुंडली में। अच्छा, मतलब हमें दृष्कांड D3 से नहीं देखना है, उसका प्लैनेट का डिग्री ये D1 चार्ट से देखना है। D1 से देखना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर वो कर्क राशि के अंदर है तो सेकंड और थर्ड दृष्कांड का होना चाहिए। अगर हम दृष्कांड में देख रहे होते तो सेकंड और थर्ड दृष्कांड का क्यों बोलते कि 20 डिग्री 10 डिग्री से और 30 डिग्री तक? इसका मतलब हम D1 की बात कर। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब जो है कुछ नियम है जो D1 और D3 पे लागू होते हैं। वक्री ग्रह जो है लॉन्जिविटी में कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वक्री ग्रह आदमी की हेल्थ का प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। एक तो ये नियम है, लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अगर लग्नेश अगर कुंडली का अच्छा है, स्ट्रांग है, D1 का और D3 का, तो व्यक्ति को रोग इल हेल्थ नहीं होती है।
और अगर लग्नेश के स्ट्रांग होने के साथ में छठे भाव का स्वामी भी अगर स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि उस कुंडली के अंदर रोगों का द्वारपाल छठे भाव का स्वामी का स्ट्रांग हो जाना और लगन के स्वामी का जो शरीर को रक्षा करने वाला है, उन दोनों के स्ट्रांग हो जाने की वजह से इस आदमी को अगर कोई इल हेल्थ होगी तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अगर पापी ग्रह अगर केंद्र भाव में अगर बैठे हों और जो शुभ ग्रह हैं, किसी कुंडली के अंदर पापी ग्रह केंद्रों में बैठे हों और शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिट्स उसके जो हैं वो 6-8-12 में बैठे हों, तो ऐसा आदमी प्रोन टू इलनेस होता है, यानी उसको कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहता है, पापी ग्रहों के केंद्र भाव में बैठने से और शुभ ग्रहों के त्रिक भाव से या तुक भाव में बैठने से। किंतु अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स केंद्रों में बैठे हों और जो नेचुरल मेलेफिक हैं यानी नैसर्गिक पापी ग्रह हैं वो 3, 6, 11 में हों, तो ऐसा आदमी जिमिंग का शौकीन होता है और वॉक का शौकीन होता है, बहुत अच्छी हेल्थ बना के रखता है। अगर किसी का लग्नेश अगर छठे भाव में बैठा होता है तो वो रोगों का द्वारपाल बन जाता है, यानी रोगों से रक्षा करता है, लेकिन ये बहुत सपोर्टिव नहीं माना जाता अच्छी हेल्थ के लिए। लग्नेश का छठे में बैठना, लग्नेश का छठे में बैठने से या लग्नेश का छठे अथवा 8वें में बैठने से, 8वें में बैठेगा तो लग्नेश कमजोर हो गया, फिर तो आदमी को बहुत इलनेस देगा, वन इज प्रोन टू मेनी इल हेल्थ। लेकिन अगर लग्नेश का छठे भाव में बैठेगा तो रेजिस्टेंस देगा डिजीज के अगेंस्ट, लेकिन ये सपोर्टिव नहीं है गुड हेल्थ के लिए। मतलब इसका मतलब है कि लग्नेश को कुछ कमी मानी जाएगी जिससे वो उतने अच्छे प्रभाव नहीं देगा। अब छठे का स्वामी अगर किसी मेलेफिक पापी ग्रह के साथ लगन पर बैठ जाए तो भी आदमी को इल हेल्थ देता है, और 8वें का स्वामी अगर लगन पर बैठ जाए किसी पापी ग्रह के साथ में तो वो व्यक्ति को एक्सीडेंट्स और इंजरीज देता है, और उस पार्ट में बॉडी के देगा जो त्रेषकांड से आप समझ पा रहे हैं, जो चार्ट मैंने आपको दिया है। लग्नेश भी किसी का अगर पापी हो, D1 और D3 दोनों की बात हो रही है, लग्नेश भी खराब हो और अष्टम का स्वामी भी खराब हो त्रेषकांड में, जो कि करेश है, और D1 में भी, तो आदमी को बहुत डिजीजेस होती हैं, और डिजीजेस में क्रॉनिसिटी होती है, उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। मंगल और केतु अगर D3 में या D1 में अगर छठे या 11वें भाव में बैठते हैं तो ये इंजरी देने वाले प्लैनेट्स माने जाते हैं। मंगल और केतु D1 के छठे भाव में अगर बैठे होते हैं या D3 के छठे भाव में अगर बैठे होते हैं तो ये व्यक्ति को काफी इंजरीज और एक्सीडेंट्स देते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर लगन पर बैठा हो तो वो प्लैनेट जो है पापी ग्रहों के अंतर्गत हो, पापी ग्रहों से ग्रस्त हो और एफ्लिक्टेड हो, यानी पाप कर्तरी में हो, तो चूंकि वो लगन पे बैठा है तो शरीर पर बैठा है, तो वो जो डिजीज देगा वो अपने भाव से आने वाले ऑर्गन पर देगा और अपने कारकत्वों के ऑर्गन पर देता है। और ऐसी स्थिति अगर D3 में है तो आप बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं। अगर ये स्थिति D3 में बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया, D3 इज ए मिरर ऑफ डिजीजेस इन ए वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर वे। ये स्थिति अगर D3 में है तो इसका मतलब आप बिल्कुल दबंग तरीके से आप कह सकते हैं कि देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ इंजरीज, एक्सीडेंट्स और क्रॉनिसिटी इन डिजीज। बस अब कोई वक्री ग्रह अगर दशा में चलता है बच्चे के जन्म के समय, तो वो जो ग्रह होगा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर दशा में आ गया और रेट्रोग्रेड लग्नेश हो दशा के, उस बच्चे की दशा में हो, तो फिर उस बच्चे में कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चा शनि की 7.5 में अगर पैदा होता है, यानी बच्चे के चंद्रमा के 12 भाव में शनि हो, या बच्चे के चंद्रमा के 7 में शनि हो, या चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि हो उसकी बच्चे की कुंडली में, इसका मतलब बच्चा पैदा ही 7.5 में हुआ है, शनि की 7.5 में ही बच्चे का जन्म हुआ है। अगर किसी भी कुंडली में आप देखते हैं कि चंद्रमा के 12 भाव में 12th हाउस में शनि बैठे हैं, तो उसका मतलब बच्चा शनि की 7.5 में पैदा हुआ है, और
पीक 7.5 में पैदा तब आप कहेंगे जब शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हों। उतरती हुई 7.5 में पैदा हुआ तब आप कहेंगे जब चंद्रमा के द्वितीय भाव में शनि बैठे हों। तो अगर बच्चा शनि की 7.5 में पैदा हो और लग्न का स्वामी रेट्रोग्रेड हो और दशा के अंदर आया हो, तो बच्चे को कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, यानी बाय बर्थ डिजीज होती है, चाहे ऑटिज्म हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, चाहे मस्कुलर एट्रोफी हो, चाहे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो। वो किससे निकलेगा? उस ग्रह के कारकत्वों से, उस ग्रह के भाव के स्वामियों से निकलेगा कि क्या डिजीज उसको होनी है। शनि की 7.5 जिस भाव में बन रही होगी उससे संबंधित। अगर वो फीट के भाव में बन रही होगी तो फीट हो सकता है उसके बच्चे के टेढ़े हो। लेग्स के भाव में होगी तो लेग्स में उसको कमजोरी होगी। उसके पेट के भाव में होगी तो पेट की प्रॉब्लम होगी। छाती के भाव में अगर शनि की 7.5 बन रही होगी तो पता चला कि उसको जो अस्थमा की प्रॉब्लम है या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम। शनि जो है एक डिजीज देने वाला प्लैनेट कहा जाता है। अगर शनि D3 चार्ट के अंदर और D1 चार्ट में, दोनों में से किसी में भी D3 में ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि D3 कुंडली की यहां बात हो रही है। शनि चूंकि एक डिजीज या रोग देने वाले ग्रह हैं, अगर वो लगन के पंचमेश को, राशि चार्ट के पंचमेश को अगर वो प्रभावित कर रहे हैं अथवा सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं D3 में अगर शनि, तो इसका मतलब है इस व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीजेस की पूरी संभावना बनती है। अब फिर से सुन लीजिए, शनि एक क्रॉनिसिटी वाले प्लैनेट माने जाते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस देने वाले माने जाते हैं। और D1 का जो पंचम भाव है वो पूर्व पुण्य का भाव है। अगर D1 के पंचमेश को D3 में शनि जो है देख रहे हो, या साथ में बैठे हो, या उनके साथ युति बना रहे हो, या सूर्य जो कि अच्छी हेल्थ के, गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी के प्लैनेट है, या चंद्रमा जो मानसिक और साइकोलॉजिकल हेल्थ के प्लैनेट है, उनके साथ में अगर वो D3 में शनि अगर बैठे हैं तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम देंगे। चंद्रमा के साथ होंगे तो क्रॉनिसिटी होगी रिलेटेड विद स्लीप प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये तो आज दृष्कांड आपका समाप्त हुआ। भैया आप लोग जरा उस पे भी कभी कभार व्हाट्सएप पे भी दर्शन दिया करो, थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है टीचर को भी अपनी मेहनत करने का। हाँ जी सर, जैसे D1 और D3 में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है 8th में, D1 में भी 8th में है और D3 में भी 8th में है, वर्गोत्तम है, उसको फिर कैसे? D3 में अगर जो भी ग्रह ना, ये D3 के अंदर जो 8th हाउस है ना, ये 8th का जो स्वामी होता है वो खरेश होता है। लेकिन जो है 8th हाउस क्योंकि 22वें दृष्कांड का स्वामी देखा जाता है, तो अष्टम भाव आपको मालूम है कि राशि के चार्ट में भी अच्छा नहीं माना जाता। दुख भावों में एक बड़ा निकृष्ट दुख भाव है, और D3 में भी वो दुख भावों का ही स्वामी है। ऊपर से वो खरेश भी हो जाता है उसका स्वामी। वहां पे बैठा हुआ ग्रह जो है बहुत पीड़ित माना जाएगा। यानी अगर कोई भी ग्रह अगर वहां पे बैठा है और वर्गोत्तम होके बली है, तो जब वो मारेगा व्यक्ति को, चोट मारेगा तो बहुत जोर की मारेगा। लेकिन अब वर्गोत्तम होने की वजह से उसने बचाना भी है। वर्गोत्तम ग्रह जो है व्यक्ति को चोट भी मारेगा तो जोर की मारेगा। लेकिन साथ में वर्गोत्तम प्लैनेट की एक उसके सामने दुविधा भी है कि वो चूंकि वर्गोत्तम हो गया है D1 और D3 के अंदर, तो उसने उस परेशानी से भी बाहर निकालना है। यानी वो पुलिस की और कोर्ट केस की प्रॉब्लम तो बड़ी देगा, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी निकाल देगा बाद में। ये अच्छा, वो पंचमेश भी लगन कुंडली से है, तो वो मतलब सेव करेगा। देखिए, ये तो अब ये एक स्पेसिफिक चार्ट की बात होगी। जैसे आपने पंचमेश भी बोल दिया ना, तो उसका मतलब स्पेसिफिक चार्ट में संजय जी क्या होता है कि दूसरे कंपोनेंट भी देखे जाते हैं, जैसे दृष्टि के कंपोनेंट, कोई बेनिफिट्स की दृष्टि है कि नहीं है, फंक्शनल बेनिफिट है कि नहीं है,
उसमें बहुत सी चीजें हैं, राजयोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो कई बातें उसमें फिर बीच में आ जाती हैं। लेकिन आपका जो ये प्रश्न था वो मूल रूप से जो प्रश्न था वो बहुत इंटेलिजेंट था कि अगर वो वर्गोत्तम है तो एक का मतलब है कि ये ग्रह मजबूत है, लेकिन मजबूत ग्रह खरेश के भाव में बैठा है और अष्टम में बैठा है, दोनों में ही। तो इसका मतलब ये निकृष्ट भाव में बैठा है। 6-8-12 में छठे से ज्यादा निकृष्ट है अष्टम भाव। तो इसका मतलब है कि वो बहुत दुखदाई भाव है। तो वहां पे आदमी को स्लीजीनेस में फंसाने वाला भाव है, जैसे बापू आसाराम फंस गए, तो फंसाने वाला भाव है किसी आदमी को कोर्ट केस में फंसाने वाला, बड़ी लंबी कैद वगैरह देने वाला और मुश्किलात देने वाला। लेकिन वर्गोत्तम होकर उसकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उस व्यक्ति को उस परेशानी से निकाल सके, लेकिन निकालने में टाइम लगेगा क्योंकि वो खनिज का भाव है। सर अगर इसी तरीके से ये बाकी चार्ट्स में भी जैसे हमने पारिजात और पर्वत और ये पढ़ा था सर, फिर भी ये वो करेगा, फिर भी कंडीशन। देखो स्वाति, आप ये समझ लो कि लड़की अगर बहुत सुंदर है और बहुत वेल ड्रेस्ड है, और लड़की अगर ब्यूटी पार्लर से आई है, नेचुरल ब्यूटी भी है और ब्यूटी पार्लर से भी ड्रेसअप होके आई है, लेकिन अगर बारिश आ गई, अगर सपोज उसके पास अम्ब्रेला नहीं है और वो गाड़ी में जब तक जाई तब तक वो बारिश आ गई, तो उसका मेकअप तो धुल ही जाएगा और दूसरा वो प्रेजेंटेबल नहीं रहेगी। सुंदर है वैसे वो, तो ये एक सिंपल सी बात है। ये सब कॉमन सेंस ये बताता है कि अगर कोई प्लेनेट अच्छा है, पारिजात है, गोपुर है, गोपुर है, पारिजात है, पारिजात है, गोपुर है, उत्तम है, तरीके से पर्वत है, सिंहासन है, इस तरह की अगर कैटेगरीज का अगर प्लेनेट है, लेकिन वो प्लेनेट अगर खरेश के भाव में बैठ गया देशकांड के अंदर, जहां से फल निकल रहा है, पुण्य फल निकल रहा है, वो तकलीफ देगा ही देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है तकलीफ देने की। लेकिन अब फर्क ये हो गया, अब ये जो लड़की है जो कि नेचुरल ब्यूटी में भी है और मेकअप भी उसने अच्छा करवाया हुआ है, लेकिन उसका धुल गया मेकअप, तब भी अगर वो मुंह धो के भी अगर पार्टी में चली जाएगी तो भी डिस्टिंक्ट लगेगी। समझिए ना बात। अब ये जो उत्तम या पर्वत या सिंहासन या इस तरह का अगर ब्रह्मलोक और इस तरह का कोई ग्रह अगर होगा, इंद्रलोक, ऐरावत, इस तरह का ग्रह होगा, तो इन कंडीशन के अंदर वो क्या है, वो बड़ी जल्दी वो बैक टू दी बाउंस बैक कर जाएगा सिचुएशन में, क्विकली। ये सर कोई ना कोई तो प्लैनेट वैसे भी परेशानी मारने का देगा काम ही करेंगे। है। क्या सर कोई ना कोई प्लैनेट तो मारने का काम भी करेंगे ना, कोई ना कोई सिचुएशन तो बनेगी ना। मल्टीपल यहाँ पे सर ये हो गया कि जैसे अगर ग्रह पारिजात में है या गोपुर में है और एक में है, तो वो जैसे वेल्थ वगैरह के लिए इंक्रीज कर सकता है, बट वो हेल्थ के लिए क्योंकि वो खरेश है तो प्रॉब्लम कर सकता है। नहीं, खरेश अगर ना हो, खरेश के भाव पे बैठा हो, हाँ, खरेश के भाव में है, हाँ। हेल्थ की प्रॉब्लम देगा, लेकिन उस आदमी को जैसे डायबिटीज दे देगा, लेकिन वो आदमी जो है ना खूब वॉक करेगा, वो आदमी अपनी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को सुधारेगा, तो उसकी डायबिटीज बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन हाँ, वो मीठा नहीं खा पाएगा, वो उसको अपने खाने में और अपने रिजीम में, एक्सरसाइजिंग रिजीम में वो कोताही नहीं कर पाएगा। करेगा जिस दिन, उस दिन उसकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। और किसी ने से रिलेटेड अगर कुछ एट से अगर रिलेटेड अगर कोई और भी चीजें जो कि हेल्थ से नहीं है, अदर चीजें हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी है या फिर और भी स्पिरिचुअल चीजें आती है, उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है सर? नहीं, उसके लिए जो है ना ग्रह की तासीर देखी जाती है। तो ग्रह की तासीर या फितरत जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए तंत्र मंत्र ज्योतिष जो है अष्टम भाव से आती है, जादूगरी और मेंटलिस्ट या माइंड रीडिंग या हिप्नोटिज्म वगैरह अष्टम से आते हैं, लेकिन वो शुभ ग्रह देते हैं। ये सर मेरा क्वेश्चन है, शुभ ग्रहों में जैसे बुध है वो माइंड का प्लैनेट है, या गुरु है वो माइंड का प्लैनेट है, लेकिन गुरु स्वयं जो है वो कमजोर होगा अष्टम में बैठे, यानी संतान से कोई ना कोई पीड़ा देगा। इसीलिए क्या है कि ज्यादातर लोग जो हिप्नोटिज्म में है या जो जादूगरी में थे, उनके बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए। सर आपने जो है क्या कहते हैं मंगल और केतु का बताया तभी कि 6th हाउस में हो या 11th में हो, तो ये दोनों में से कोई एक प्लेनेट हो कि इनकी कॉम्बिनेशन 6th और 11th में बना है? नहीं, दोनों, क्योंकि इसमें क्या है ना, कॉम्बिनेशन
केतु जो है बड़ा विध्वंसक माना जाता है। केतु के जी। साथ में, केतु स्पिरिचुअलिटी में तो गुरु के बाद नेक्स्ट आते हैं, धर्म की पताका के रूप में, सात्विकता में और स्पिरिचुअलिटी में केतु जो है वो नंबर 2 आफ्टर दी जुपिटर। प्लैनेट एज जुपिटर, उसके बाद नंबर 2 आते हैं। लेकिन केतु विध्वंसक प्रवृत्तियों के अंदर बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, मंगल के बाद नंबर 2। लेकिन मंगल से भी ज्यादा विध्वंसक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मंगल जो है चैलेंज करके फाइट करने वाला है, और केतु जो है गुरिल्ला फाइट का है। केतु जो है अरे इसको ऐसे कह देना, इसको ऐसे कह देना, मंगल हो गया पुलिस, आएगी समझाएगी मारेगी, समझा के चली जाएगी, आतंकवादी आ जाएगा सीधे गोली मार के चल जाएगा, केतु आतंकवादी। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मुलाकात जी हो, जी कल मिलते हैं। जी, नमस्कार जी नमस्कार। कल हम थोड़ा सा रेमेडीज वाला तो नहीं करूंगा, कल मैं एग्जाम्पल क्वांटिटीज लेके आऊंगा डिजीजेस की। जी जी जी, इस वाला मैं आपको अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।